हेलो नमस्कार। तो मेरा नाम है शिवांगी चौहान और मैं आ गई हूँ आपके लिए 9th वन शॉर्ट रिवीजन लेके। तो अब इस बैच का स्प्रिंट बैच का मोटिव क्या होगा, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अब बच्चों, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं दिल की धड़कनें तेज हो रही होंगी, घबराहट हो रही होगी कि पेपर आ रहे हैं, कुछ स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट करे तो कहाँ से करे, इतना सारा सिलेबस, कैसे टाइम टेबल बनाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, बहुत सारे सवाल होंगे, राइट। अब बच्चों, हम एक सोल्यूशन आपके लिए ले आए हैं इस बैच के साथ। ये एक नई अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर पाएंगे, यानी रिवीजन वन शॉट में एक चैप्टर एक बार में फिनिश। आपको क्या करना है, बस ध्यान से पेशेंस के साथ बैठना है, हर कॉन्सेप्ट्स को सुनना है और नोट्स बना लेने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी के साथ और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम होने वाला है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये क्या चक्कर है, द फंडामेंटल, व्हाट इज फंडामेंटल? फंडामेंटल क्या होता है? इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बेसिक चीज, यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। हम वो हैं जो आपको दिख रहे हैं, यानी कि हम में जो बनाने वाला है, जिसकी वजह से हम जैसे दिख रहे हैं, उस यूनिट के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हमारी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। वो छोटी सी यूनिट होती है जो हमारे आंखों से भी नहीं दिख सकती, यानी वो टाइनी यूनिट जो साथ आके एक पूरी बॉडी को चला लेते हैं। यस, हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। आई थिंक इतना इंट्रो काफी होगा इस मजेदार सी चीज के बारे में पढ़ने के लिए। तो आई गेस सबका जोश हाई है, तो स्टार्ट कर सकते हैं जल्दी से अपनी क्लास, है ना। तो बच्चों, सबसे पहले ये हमारी है ह्यूमन बॉडी, राइट। हम हैं ये लोग, हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, लाइक हैंड हो गया, फीट हो गया, हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, जो हमारे इंटेस्टाइन्स, हमारा स्टमक, हमारा लीवर, ये सारे क्या है, हमारे ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन्स किससे बनते होंगे? व्हाट आर दे मेड ऑफ? दे आर मेड ऑफ व्हाट? ये बनते हैं ऑफ कोर्स टिश्यूज से। अब ये टिश्यू से बनते हैं, तो हमारे टिश्यूज किससे बनते हैं? टिश्यूज भी किसी से बनते होंगे। व्हाट आर दे मेड ऑफ? वही टाइनी यूनिट, वही इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका इतना अच्छा धमाकेदार हमने अभी इंट्रो दिया था। टिश्यूज बनते हैं हमारे सेल से, यानी क्लियर है, ऑर्गन बने टिश्यूज से और टिश्यूज बने हमारे सेल से। तो बेसिकली सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। अगर हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तो वो एक छोटी सी यूनिट जो कि पूरी बॉडी को चला रही है, उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या है, यूनिट है, उसका नाम है सेल। ठीक, ये हो गया। अब सेल होते कहाँ है, कैसे दिखते हैं, है ना, बहुत सारे सवाल फिर से। अब बच्चों, ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। अभी बताया कि ऑर्गन्स टिश्यूज से बने हैं और टिश्यूज बने हैं सेल्स के मिल जाने से। सेल्स जब इकट्ठा होती है वो टिश्यूज बनाती हैं और टिश्यूज इकट्ठा होके एक ऑर्गन बनाते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। अगर मैं बात करूंगी अपने हार्ट का, तो हार्ट जो हमारा दिल है, उसका काम क्या है? टू पंप ब्लड, ब्लड को पंप करता है, बॉडी में सर्कुलेट करवाता है। ठीक, अब अगर हार्ट का ये काम है, तो हार्ट एक ऑर्गन हुआ, उसके अंदर जो टिश्यूज है और टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं, वो सारे स्पेशलाइज्ड है इस फंक्शन के लिए ऑफ पंपिंग ब्लड। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन निभा पा रहा है बिकॉज ऑफ उसके सेल्स। ठीक है, अब बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया मैग्नीफाइंग ग्लास से, अगर मैं जूम कर रही हूँ अपने हैंड की तरफ, हमारे हाथ में यहाँ भी सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी सेल से बनी है। ठीक, अब मैंने यहाँ जूम किया तो हमारे जो ब्लड होता है, रेड ब्लड सेल्स, है ना, ब्लड हमारे किससे बनता है? रेड ब्लड सेल से। तो जो आरबीसीज है, दैट इज ऑल्सो व्हाट? सेल। सेल मिलकर बना रही है ब्लड, और ब्लड क्या कर रहा है, कितना इंपॉर्टेंट रोल, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, और हमें जितनी भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे जो गैसेस लाइक CO2 O2, इन सबका जो सर्कुलेशन बॉडी में घूम रहा है, ये बिकॉज ऑफ ब्लड पॉसिबल हो पा रहा है। तो मोटी मोटी बात ये है, कोई भी ऑर्गन हो, ठीक है, कोई भी टिश्यूज हो, उसका जो बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक घर होता है। ठीक है, एक घर होता है। घर कैसे बनता है? एक ईंट से। हमने ईंट रखी, ईंट के बाद एक और ईंट रखी, करते करते एक पूरा मकान बन जाता है।
सेम विद द दिस हमारी बॉडी ऑल्सो। इसमें भी क्या, एक सेल है, सेल इकट्ठा हुए और टिश्यूज बनाया, टिश्यूज इकट्ठे हुए, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए वो तैयार हो गए। मान लो हमारी हार्ट की बात हो गई, ठीक है, एक उन टिश्यूज ने मिलके हमारा ऑर्गन बना दिया, दैट इज कॉल्ड हार्ट। तो ये हमारा क्या था, सेल का एक छोटा सा इंट्रो। तो ये थी हमारी बात सेल के बारे में। अब अगर मैं बोलूं कि सेल जो है वो किससे कंपोज है, मतलब सेल के अंदर क्या क्या होता है हम ये जानेंगे कि सेल्स के अंदर भी तो कुछ होता होगा ना। तो बेसिकली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये क्लियर है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं सेल्स। फिर अगर मैं बोलूं कि जो उनका फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, यानी हमारे अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, हमारे अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो हम रोल कर पा रहे हैं, हमारे जो फंक्शंस है बॉडी के, दिल धड़क रहा है, राइट, हम चल रहे हैं, पेट डाइजेशन कर पा रहा है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास, हर एक चीज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो वो जितने भी रोल हमारे बॉडी में चल रहे हैं, हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सब हो रही हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। और इसी वजह से हम बोलते हैं सेल को एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट इज वाई सेल को हम बोलते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है एक लाइफ की। अगर लाइफ पॉसिबल है, हम जिंदा हैं, हम सांसें ले रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट सेल। घर नहीं बनेगा अगर ईंट नहीं होगा, तो ईंट इज द बेसिस ऑफ द घर। इसी तरह सेल हमारी बॉडी का बेसिस है। खत्म यहाँ से सेल के इंट्रो के बारे में। अब बात करते हैं कि जो सेल इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? हु वाज द डिस्कवरर ऑफ दिस सेल? तो बच्चों, उन महान साइंटिस्ट जी का नाम है रॉबर्ट हुक। इन अंकल जी ने सेल के बारे में बताया था, सबसे पहली बार डिस्कवरी करी थी, ठीक। अब डिस्कवरी कैसे हुई थी? इन्होंने देखा होगा भाई घूमते फिरते एक पेड़, अब पेड़ के ऊपर तो होता है बार्क, पेड़ की छाल, दैट इज कॉल्ड बार्क। अब बार्क की उन्होंने एक स्लाइस उन्होंने काटी नाइफ से या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, उन्होंने स्लाइस को काटा उस पेड़ के और उसको ऑब्जर्व किया अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से। यानी उन्होंने खुद सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से, कितनी मेहनत, हम तो यहाँ बुक खोल के पढ़ नहीं पा रहे, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किया, डिस्कवरी तो करी, साथ में जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज किया दैट वाज आल्सो सेल्फ मेड। दिस वाज सेल्फ मेड, सेल्फ मेड, ठीक है। अब बच्चों, जब उन्होंने इसको देखा, ऑब्जर्व किया इस माइक्रोस्कोप के अंदर, तो व्हाट डिड ही सॉ? उनको क्या दिखा? उनको दिखा ये बड़ी सी स्लाइड में उनको दिखा एक ये वाला कट सेक्शन, और इनको दिखा यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस दिखे, कंपार्टमेंट्स दिखे, जो कि एक मधुमक्खी की छत्ता जो होता है ना, हनी कूम लाइक स्ट्रक्चर, उस तरह दिख रहा था। उनको लगा कि ये जो ब्राउन ब्राउन छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, इसका नाम क्या रखा जाए? ये तो क्लोज्ड है और ढेर सारे हैं और आपस में दूर दूर भी हैं। इन बॉक्सेस का नाम उन्होंने रख दिया सेल्स। तो ये जो कॉर्क का सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड कॉर्क का सेक्शन। यानी बच्चों, जो इन्होंने स्लाइस काटी थी ना पेड़ में से बार्क की, उसको बोलते हैं कॉर्क। और उस कॉर्क को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में, तब उनको दिखा ये वाला सेक्शन, और वहां से इनको समझ में आया कि जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, जो कंपार्टमेंट्स हैं, क्लोज कंपार्टमेंट्स हैं, इनको सेल बोल सकते हैं। ये सेल की तरह दिख रहे हैं, राइट। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन ईयर 1665 फ्रॉम अ थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क, जो कि उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखा था। ये थी हमारी डिस्कवरी की बात। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कुछ और भी डिस्कवरीज हुई थी हमारे सेल से रिलेटेड। सेल से ही रिलेट करती हुई और भी डिस्कवरीज थी। पहले जो हमने डिस्कस कर ली, दैट वाज अबाउट रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में देखा कि सेल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्क स्लाइड में, बट जो इन्होंने सेल्स देखे वो डेड थे, डेड, क्योंकि वो बार्क ऑफ द ट्री थी ना, ट्री की छाल थी, एंड जो हमारी बार्क ऑफ द ट्री होती है वो होती है डेड सेल से बनी हुई। इसीलिए जो इन्होंने सेल्स देखे वो मरे हुए थे, दैट वर डेड सेल्स। उसके बाद 1674 में लिविन हुक करके एक साइंटिस्ट जी थे, उन्होंने क्या किया, लिविंग सेल्स देखे। ही ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर में उनको लिविंग सेल्स की प्रेजेंस दिखी। ये थी सेकेंड डिस्कवरी अबाउट द सेल। देन बच्चों क्या हुआ, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो थे, कंफ्यूज मत करना, ये है रॉबर्ट हुक एंड ये है रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस देख लिया।
इनको एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस दिख गया, ठीक है। तो ये एक और इनका आपको नाम याद रखना है। फिर बच्चों परकिंजे करके साइंटिस्ट जी थे, उन्होंने 1839 में व्हाट ही डिड, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म करके एक टर्म को इन्वेंट किया, और इससे ये समझ में आया कि हमारे सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये सब क्या है ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल वी आर लर्निंग अबाउट द डिस्कवरीज जो इन महान लोगों ने, इन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। नाउ टॉकिंग अबाउट सेल थ्योरी, सेल के बारे में एक थ्योरी दी गई थी जो कि अभी हम जस्ट जल्दी जल्दी पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब सेल थ्योरी दी गई थी जो कि दी थी हमारे 3 साइंटिस्ट ने। पहले 2 साइंटिस्ट जो है इन्होंने दी थी 1838 और 1839 में, सचवान एंड स्किल्डन ने, ठीक है। अब बच्चों इन्होंने जो सेल थ्योरी दी थी उन्होंने बताया कि एक्चुअली जो हम लोग हैं ना, जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये बने होते हैं सेल से। दिस वाज द फर्स्ट सेल थ्योरी जो इन्होंने दी। बट ये बताना भूल गए कि सेल बनते किससे हैं। ये तो समझ में आ गया कि हम लोग सेल से बने हुए हैं, बट ये जो सेल्स है ये आए कहाँ से हैं, व्हाट मतलब ये जो सेल्स की एग्जिस्टेंस है ये कैसे हुई है, ये बताना भूल गए। और ये जिम्मेदारी निभाई हमारी रुडोल्फ वर्च्यू जी ने। 1855 में इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया, थोड़ा बड़ा किया, और ये बताया कि जो सेल्स है ना वो सेल से ही आते हैं। चलो जल्दी से पढ़ते हैं इस बारे में। ये तो साइंटिस्ट जी के बारे में बात हो गई। नाउ लर्निंग अबाउट व्हाट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, क्या कहता है, ये जान लेते हैं। अब बच्चों जो हमारी सेल थ्योरी है जो कि हमारे स्किल्डन ने और सचवान ने दी थी, इट सेड, इसने ये कहा, ये स्टेट किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड उनके ही बने हुए प्रोडक्ट से। यानी कि हमारे अंदर सेल्स हैं, हम सेल से बने हुए हैं, ये इन्होंने बता दिया। लेकिन जो इनका लेक्यूने था, जो इनका लेक्यूने था, लेक्यूने मतलब बच्चों होता है कमी, लेक्यूने मतलब कमी। तो जो कमी थी, हाँ मैं लिख देती हूँ वरना मेरे प्यारे बच्चे पूछेंगे मैम व्हाट इज लेक्यूने। तो लेक्यूने मतलब होता है कमी। कमी क्या रह गई सेल थ्योरी में, वो ये थी कि ये बताना भूल गए कि सेल्स बने कैसे हैं, ये सेल्स कहाँ से आए यार। हमने ये तो बोल दिया कि ठीक है हम सेल से बने हैं, बट ये सेल्स कहाँ से आए, कहाँ से एकदम टपक गए सेल्स, ये बताना भूल गए। और इनकी ये कमी पूरी करी हमारे रुडोल्फ वर्च्यू ने 1855 में, ये बोलकर कि जितने भी सेल्स हैं ये अराइज करते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है मतलब पहले के ही सेल्स हैं, वो डिवाइड करेंगे और वो फिर से सेल बना देंगे। जो भी सेल आया है वो सेल से ही आया है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। तो ये थ्योरी कंप्लीट हो गई जब रुडोल्फ वर्च्यू ने ये अपनी स्टेटमेंट दे दी। तो फॉर द प्रेजेंट आज के टाइम पे जो सेल थ्योरी हम पढ़ते हैं वो ये कंप्लीट थ्योरी है जो इन लोगों ने मिलकर दी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो हमारे बच्चों सेल्स होते हैं ना, ये डिफरेंट शेप होते हैं, साइज होते हैं, नंबर होते हैं। यानी जो हमारी इतनी बड़ी बॉडी है, इतने सारे ऑर्गन्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट रोल कर रहे हैं। हमें पता है हमारा हार्ट ये रोल कर रहा है, हमारे लंग्स ये रोल कर रहा है, वी नो हमारा पेट ये रोल कर रहा है, हमारा लिवर ये कर रहा है। सबके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। यानी कि उनके अंदर जो सेल्स हैं वो भी अलग अलग हैं, उनका शेप अलग होगा, उनका साइज अलग होगा, उनके नंबर्स अलग होंगे, ठीक है। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट कि सेल जो सेल है इनके शेप, साइज और नंबर का क्या फंडा है। अब बच्चों जो ये है ना शेप एंड साइज, ये रिलेट करते हैं सेल्स के फंक्शंस के साथ, रिलेट करते हैं। जैसा फंक्शन वैसे ही उनका लगभग साइज और शेप होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इससे ज्यादा हम पहले ये फोकस करते हैं कि अगर पर्टिकुलर हम शेप की बात करें, तो क्या क्या आता है इसमें। अब बच्चों आपने देखा होगा कि जो हमारे सेल्स होते हैं ना, कुछ बिल्कुल डेफिनेट शेप के होते हैं। यानी डेफिनेट मतलब अगर वो गोल है तो वो गोल है, उनका शेप वैसा ही रहेगा। डिवाइड करने के बाद वो रेक्टेंगल नहीं बनेंगे, डेफिनेट शेप, ठीक है, डेफिनेट शेप है। लेकिन कुछ बेचारे ऐसे सेल्स भी होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, जिनका कोई शेप नहीं होता है, जो कि इरेगुलर होते हैं। जैसे कि हमारा अमीबा, अमीबा का पता है ना, इरेगुलर ऐसे होता है ना, उसका कोई शेप साइज नहीं होता, जहां जाता है वैसे घूम जाता है। सीरोपोडिया करके उनके आर्म्स होते हैं, है ना। तो वो हमारी अमीबा की बात हो गई। नाउ अगर मैं एग्जांपल बोलूं, हमारे आरबीसी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, ये कैसे होते हैं, ये बाइकॉनकेव शेप के होते हैं। दे आर बाइकॉनकेव शेप
और राउंड होते हैं, दे आर राउंड एंड बाइकॉनकेव। इफ आई टॉक अबाउट हमारी जो स्किन है, जो हमारी एपिथेलियम है, जो हमारी बॉडी को कवर कर रही है, उसके जो सेल्स होते हैं ना बच्चों, दे आर व्हाट दे आर या तो क्यूबाइडल या हमारे कॉलमनर। तो हमारे जो स्किन के सेल्स हैं वो लंबे एंड नैरो होते हैं, जिसको बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं जो मैंने मेंशन किए हैं कुछ कुछ। देन मैं बात करूँ नर्व सेल्स के बारे में। नर्व सेल्स जो कि क्या करते हैं, हमारी चुगली वाली आंटीज होती हैं, यानी इधर से उधर इंफॉर्मेशन पास करना। तो जो सिग्नल पास करने वाले, इंफॉर्मेशन पास करने वाले नर्व सेल्स होते हैं, दे आर ब्रांच्ड, ये देखो ब्रांच होते हैं, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं वैसे नर्व सेल की ब्रांचेस होती हैं। तो ये इसका शेप है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट हमारे मसल सेल, जो हमारी मसल होती हैं, जो इसके सेल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं स्पिंडल शेप, ऐसे कुछ शेप के होते हैं, ये बना हुआ है हमारा स्पिंडल शेप। तो ये हमारे मसल सेल की हमारी शेप हो गई। तो नाउ हमने शेप के बारे में बात की। नाउ टॉकिंग अबाउट साइज, साइज का भी बहुत वेरिएशन होता है। कुछ इतने छोटे होते हैं जैसे कि हमारा पीपीएलओ। हम माइक्रोप्लाज्मा को, जो हमारा ये लिखा है ना कि माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल हैविंग साइज ऑफ अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। इतना छोटा सेल, जो कि दुनिया का सबसे छोटा सेल कहा जाता है जिसे, वो है माइक्रोप्लाज्मा, दैट इज ऑल्सो पीपीएलओ, ऑल्सो नोन एज पीपीएलओ। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होता है इसका साइज इतना छोटा होता है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होता है, विच इज द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी, बोलो बोलो, ओवम। देखो, अगर फीमेल है तो हम कह सकते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल इज द ओवम, बट अगर मेल की बात करूं तो उसमें नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा सेल जिसको बोला गया है, दैट इज ऑस्ट्रिच का एग। क्या आपने पढ़ लिया होगा अपने 8th क्लास में, है ना। तो इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन oocyte, जो हमारा ओवम होता है, ह्यूमन का जो एग सेल होता है, वो उसका डायमीटर जो होता है ना बच्चों, वो 120 माइक्रोमीटर होता है, यानी कितना बड़ा। यहाँ सबसे छोटा जो सेल है उसका लिखा है 0.1 माइक्रोमीटर, और वही जो ह्यूमन oocyte है, जिसको हम कह सकते हैं कि ह्यूमन का लार्जेस्ट जो सेल होता है, उसका डायमीटर है 120 माइक्रोमीटर। तो इतना वेरिएशन आ सकता है सेल के साइज में। इफ आई टॉक अबाउट सेल का नंबर अगर मैं बात करूं तो जो है सेल्स वो एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। अगर सिर्फ सेल का नंबर 1 है, इफ दे आर सिंगल सेल्ड, उस ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनके बॉडी में सिर्फ सिंगल सेल होता है उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनी मतलब सिंगल और सेलुलर मतलब सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में सिर्फ सिंगल सेल होता है, दे आर नोन एज यूनिसेलुलर। नाउ इसके एग्जाम्पल हमारे अमीबा, जिनकी अभी हमने तारीफ करी थी कि जिनकी बॉडी में कोई शेप ही नहीं होता, इरेगुलर होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आगे हमारे अमीबा एंड पैरामीसिया। तो ये हो गए हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिनका नंबर सेल का एक ही होता है। खास बात यह है कि एक भले है, बट ये सिंगल सेल सारे फंक्शन कर लेता है। डाइजेशन करना हो, रेस्पिरेशन करना हो, एक्सक्रीशन करना हो, एब्जॉर्प्शन करना हो, वट एवर, सारे फंक्शन ये अकेले करता है। तो ये है हमारे सिंगल सेल की बारे में। अब मैं अगर बात करूं मल्टी सेलुलर यानी मैनी सेल्ड, बहुत सारे सेल्ड होते हैं, मैनी सेल। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में ढेर सारे सेल है, मोर देन 1 सेल्स हैं, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। जैसे कि हम हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंगाई हो गए। ठीक, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। प्लस क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे सेल्स हैं, तो ये बड़े होशियार होते हैं, आपस में काम बांट कर करते हैं। रेस्पिरेशन करने वाले अलग हो गए, डाइजेशन करने वाले अलग हो गए, मतलब यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि सेल जो होते हैं ना, वो अपना काम बांट लेते हैं और मिल के करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर टेक प्लेस करता है, सब आपस में अपना काम डिवाइड करके काम चलाते हैं। क्योंकि बहुत सारे सेल्स है, एक अकेला क्यों करे, एक अकेला क्यों करेगा, सब मिलकर करते हैं। तो दिस इज अबाउट दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल्स वी डिस्कस्ड। नाउ हमने शेप की बात कर ली, हमने साइज की बात कर ली, हमने नंबर की बात कर ली। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि जो एक सेल होता है उसके डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं डिपेंडिंग कि उसका फंक्शन क्या है। साइज हो सकता है, उसका नंबर हो सकता है, नंबर कैन गो अप टू ट्रिलियन बिलियन का नंबर हो सकता है। अगर मैं पूछूं
कि एक पेड़ है और एक हाथी है, दोनों के बीच में सब ज़्यादा सेल्स किसमें होंगे? किसमें होंगी ज़्यादा सेल्स? तो बच्चों हम वी कैन नॉट काउंट, वी कैन से कि इट कैन गो अप टू ट्रिलियंस, हमारे ह्यूमन बॉडी में सेल्स अप टू ट्रिलियंस जाते हैं, तो सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो नाउ गोइंग अहेड, और हम बात करते हैं अब कि हमारा जो सेल्स है इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। स्ट्रक्चरल बना कैसे है, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर ले। जब ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना सारे काम कर रहा है, पूरी बॉडी को चला रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर ऐसा कि ये इतना पावरफुल है, राइट? तो डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो एक सेल के जो 3 बेसिक फीचर्स होते हैं जो हर एक सेल में होता है, वो कोई भी सेल हो, बट 3 बेसिक फीचर्स जो हर एक सेल में होगा, वो होगा सबसे पहला हमारा सेल मेम्ब्रेन, या मैं कह सकती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा हमारा न्यूक्लियस, जो हमारा न्यूक्लियस है ये भी हर सेल में होता है। देन आई टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों, हम इस बारे में डिटेल में सबके बारे में डिस्कस करते हैं, अच्छे से देखते हैं कि किसके क्या फंक्शंस हैं, और इसके अलावा भी कुछ होता है क्या सेल्स में, यानी कि इसके बारे में चलो डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, वो क्या होता है? तो बच्चों, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। एक जो सेल होता है ना, उसकी जो सबसे बाहरी कवरिंग होती है, सबसे आउटर, सबसे बाहर जहाँ से सेल स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। और बच्चों, ये बना होता है कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे कि हमारे प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, और हमारे लिपिड हो गया। यानी कि ये इन चीज़ों से बना होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर मतलब बच्चों के लिपिड जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिपिड बाइलेयर। लिपिड का एग्जाम्पल दूं तो कोलेस्ट्रॉल। और फैक्ट की बात यह है कि सिर्फ एनिमल सेल है जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, प्लांट सेल में ये कोलेस्ट्रॉल वाला जो लिपिड बाइलेयर है, मतलब कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल वाली, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करूं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। ये क्या होता है, व्हाट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर? चलो एक एग्जांपल देखते हैं। ये स्कूल दिख रहा है, स्कूल दिख रहा है ये। अब बच्चों, इस स्कूल में देखोगे आप कि बच्चे बाहर खड़े हैं, कुछ ने ब्लू टी शर्ट पहनी हुई है और कुछ ने रेड, और बाहर बोर्ड लगा हुआ है, ओनली रेड, ओनली रेड टी शर्ट अलाउड। ये देखो कितनी पार्शियलिटी है। स्कूल वालों ने मना कर दिया है कि अंदर वही घुसेगा जिसने लाल कलर की टी शर्ट पहनी होगी। यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर है यहाँ कि यही लोग एंटर करेंगे, बाकी लोग एंटर नहीं कर सकते, सिलेक्ट किया गया है। दिस इज व्हाट हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी करती है। व्हाट इट डज डू इज कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होती है, ये सिलेक्ट करती है कि कौन से मॉलिक्यूल अंदर आएंगे और कौन से मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, सारे नहीं जा सकते, ठीक। और ये फ्लेक्सिबल होती है, यानी जैसे एक लिक्विड का नेचर होता है ना, फ्लूइड का ऐसे ऐसे वाला, तो ये वैसी होती है, फ्लूइड इन नेचर, फ्लूइडिक इन नेचर, और फ्लेक्सिबल होती है। सोचो अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होती तो फिर कितना मुश्किल हो जाता किसी भी मॉलिक्यूल का सेल के अंदर आना। अगर वो रिजिड एक दीवार जैसा होता, अपना शेप को चेंज करने को तैयार नहीं बिल्कुल भी, कि मैं ऐसी हूँ ऐसी ही रहूंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर बोलती है ना, तो फ्लेक्सिबल नहीं होती तो कोई भी मॉलिक्यूल एंट्री और एग्जिट कैसे करता, खाना कैसे अंदर आता, खाना बाहर कैसे जाता। अमीबा के केस में अमीबा क्या करता है, इरेगुलर बॉडी होती है, जो उसकी आर्म्स होती है दैट इज कॉल्ड सीरोपोडिया, वो अपना फूड पकड़ के अंदर ले आता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टिफ होती, फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो फूड अंदर कैसे आता, इंगल्फ कैसे होता, बाहर कैसे जाता एक्सक्रीशन के टाइम पे। तो इसीलिए ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब बच्चों, अब ये पढ़ लेते हैं कि जो जो हमने पढ़ा ना कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे, कौन से बाहर जाएंगे, है ना। तो एक्चुअली ये जो सब्सटेंसेस एंटर एग्जिट करते कैसे हैं, ये तो हमने जान लिया कि ये सिलेक्ट करती है कौन अंदर कौन बाहर, लेकिन मूवमेंट कैसे पॉसिबल होती है, हाउ डज दीज सब्सटेंसेस
एंटर एंड एग्जिट द सेल, कैसे बाहर जाते हैं, कैसे अंदर आते हैं, उसका कुछ मैकेनिज्म होगा, कुछ प्रोसेस होगा, कुछ नाम होगा। और पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ, इसीलिए सब्सटेंसेस के बारे में, कि मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे अंदर आते हैं, कैसे बाहर जाते हैं, इस बारे में जान लेते हैं। अब बच्चों, इफ आई टॉक अबाउट कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यानी मूवमेंट कैसे पॉसिबल होता है सब्सटेंसेस का, तो सबसे पहली बात डिफ्यूजन। ठीक, दो तरीके हैं, पहले फोकस करेंगे हम पहले वाले पार्ट में, डेट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आई विल टॉक अबाउट डिफ्यूजन, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों, जब मॉलिक्यूल्स जब पार्टिकल्स, सॉलिड गैसेस जो पार्टिकल्स हैं, जब वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। व्हाट इज हायर एंड लोअर कंसंट्रेशन? एक ऐसा एरिया, एक ऐसी जगह जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस मॉलिक्यूल की, और एक ऐसी जगह जहाँ पे कमी है, वो मॉलिक्यूल बहुत कम है, तो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे आएगा ना। इसीलिए फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन जब मॉलिक्यूल मूव करते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोई मान लो मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल ए है, ठीक है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक, ये मॉलिक्यूल ए है, 5 मान लो यहाँ पे है, और यहाँ पे यही मॉलिक्यूल ए सिर्फ 2 है, 3 है मान लो, ठीक। तो अब क्या होगा, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिख देती हूँ यहाँ पे, मेरे बच्चे भूल जाएंगे, ठीक है, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब ये मॉलिक्यूल ए है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे सिर्फ 3 ही प्रेजेंट है, और यहाँ पे 5 प्रेजेंट है। तो अब क्या करेंगे, अब ये होगा कि ये जो हमारा है मॉलिक्यूल ए, व्हाट इट विल डू इज, ये अंदर आएगा, तो मूवमेंट अंदर होगी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा थी मॉलिक्यूल ए की, वो वहां से ऐसी जगह आ गया जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन लो है, कम है, जहाँ ज्यादा जरूरत है ए की, वहां आ गया। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ सॉलिड और कोई भी पार्टिकल मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो CO2 और O2, आप सबको पता है हम क्या करते हैं, हम सांसें लेते हैं, CO2 बाहर, O2 अंदर, हमने सांस ली तो हम क्या करते हैं, CO2 एक्सेल आउट करते हैं, और इनहेल क्या करते हैं, O2 बॉडी के अंदर गया। अब ऐसा हो कैसे पाया, जब हमारे टिश्यूज हैं वहां पे रिएक्शन चल रही होती, पता है ना आपको कि हमारे जो टिश्यूज हैं वहां पे रिएक्शन चल रही है, हमने खाना खाया, अब एनर्जी निकालनी है उस खाने में से, तो काफी प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहे हैं, टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर प्रोसेस चल रहे हैं। अब उस प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट होता है CO2 टिश्यू के अंदर, यानी कि CO2 बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, क्योंकि टिश्यू के अंदर काम चल रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, ठीक। अब CO2 रिलीज हो रहा है, यानी कि वहां पे CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, सेल के अंदर ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, जहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है। अब CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा, बाहर कम, तो CO2 बाहर जाता है। इसी तरह जब हमारी बॉडी में, हमारे अंदर, जब हम जब लोग इनहेल करते हैं, तो बाहर बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन मान लो कम हो रहा है, कम है, क्योंकि रिएक्शन चल रही है, जो हमारे टिश्यू में रिएक्शन चल रही है वो O2 को यूज करती है, तो O2 फिनिश हो रहा है, कम हो रहा है, O2 बाहर ज्यादा है, तो O2 हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, हमारे अंदर कम है, तो अंदर आ गया। इसी प्रोसेस से जो हमारा CO2 और O2 है ना, ये सेल मेम्ब्रेन के इधर उधर डिफ्यूज होता रहता है। सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल के अंदर, मैंने बोला ना, जैसे कि सेल है हमारा, सेल में चल रही है हमारी रिएक्शंस, यहाँ पे CO2 बहुत ज़्यादा है, CO2 बहुत ज़्यादा है, और बाहर कम है, तो CO2 बाहर आ जाएगा। तो इस हिसाब से CO2 और O2 का एक्सचेंज चलता रहता है एक सेल के अंदर बाहर, ठीक। ये हो गया हमारा किसके बारे में, एग्जाम्पल के बारे में, सिंपल, जो हमारा डिफ्यूजन होता है। अब बच्चों, जो डिफ्यूजन होता है ना, ये 2 तरह का होता है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसके बीच में डिफरेंस ध्यान से सुनना, बिना पीछे देखे, जस्ट लिसन टू मी। क्या डिफरेंस होता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बीच में, तो सुनो। जो मैंने अब तक कहानी बताई कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आने वाले प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, तो ये है हमारी सिंपल डिफ्यूजन की भाषा, ये एक्चुअली ये है सिंपल डिफ्यूजन। बट जब मॉलिक्यूल ए को अंदर लाने के लिए एनर्जी लगे, यानी कि ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है,
यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स अगर लगे हुए हैं जो कि हेल्प करेंगे मॉलिक्यूल ए को अंदर लाने में, तब उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी कि अंदर अभी भी वही हो रहा है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ही आ रहा है, मॉलिक्यूल ए अभी भी बाहर से अंदर ही आएगा, लेकिन वो आलसी है, उसको गाड़ी चाहिए, गाड़ी में बैठ के अंदर जाएगा, ऐसे अंदर नहीं जाएगा। तो क्या होगा, जो गाड़ी मतलब यानी जो प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ए को अंदर लाने में, उनको उठा के अंदर लाने में, छोड़ने में जो हेल्प करते हैं, यहाँ बैठाएंगे, यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ के छोड़ देंगे। ऐसे प्रोसेस को जहाँ पे हायर टू लोअर कंसंट्रेशन हुआ है लेकिन वहां पे एक कैरियर प्रोटीन था, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ कैरियर प्रोटीन ये डिफ्यूजन पॉसिबल हो पाया है, उस चीज को बोलते हैं क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये थी हमारी बात डिफ्यूजन की। नाउ यहां देखते हैं एक और प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ लिक्विड, यानी कि जो सोल्यूट सब्सटेंसेस जो होते हैं लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स का जब ट्रांसपोर्ट होता है सेम इस तरह, उस चीज को बोल देते हैं ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस कुछ नहीं, बस एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस है किसका, डिफ्यूजन का, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। तो मतलब सेम वही सब कुछ है जो अभी मैंने कहानी आपको सुनाई, सेम वही हो रहा है, हायर टू लो कंसंट्रेशन, बट इन दिस केस वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल, जब वाटर मॉलिक्यूल या कोई लिक्विड, जब वाटर मॉलिक्यूल एंड कोई लिक्विड जब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आता है, उस चीज को बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल और वाटर मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब वही डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है कि जब कोई सॉल्वेंट हायर से लो कंसंट्रेशन में आता है सेमी परमिबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको बोल देते हैं ऑस्मोसिस। और ये भी होती है दो तरह की होती है, एक का नाम है एंडोस्मोसिस और दूसरे का नाम है एक्सोऑस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर आना। तो जब जो सॉल्वेंट हैं, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सेल के अंदर घुसते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस जब वो सेल के बाहर जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ डज दिस ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस। ठीक है, कैसे हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर बाहर जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि सीधी सी बात है, अगर सेल है तो उसके अक्रॉस मॉलिक्यूल्स का आर पार तो होगा, काम पड़ता है, CO2 अंदर नहीं आएगा, सॉरी CO2 बाहर नहीं जाएगा, O2 अंदर नहीं आएगा, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए कुछ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं जिसका नाम है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करूं मैं अगर कि सपोज ये हमारा एक बीकर है, तो किसी सॉल्यूशन से भरा है, आई डोंट नो ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये किसी सॉल्यूशन से हमारा बीकर भरा हुआ है और ये हमारा सेल है, आरबीसी मैंने यहाँ पे ले लिया है। ध्यान से देख लो मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये हमारा बीकर है और ये हमारा सेल है। अब क्या होगा जब मैं इस सेल को इस बीकर के अंदर डालूंगी, व्हाट विल हैपन, जब ये सेल इस बीकर के अंदर जाएगा व्हाट विल हैपन, क्या होगा, क्या लगता है आपको क्या होगा इस सेल के साथ, क्योंकि सोल्यूशन है, पानी नहीं है, ये एक सोल्यूशन है। लेट्स सी कि क्या होगा इस सेल का जब ये जाएगा पानी में, राइट। तो जानते हैं सबसे पहले कि क्या होगा अगर वो सोल्यूशन हाइपरटोनिक है। लिसन टू मी अगेन, अगर वो सोल्यूशन हाइपरटोनिक है तो सेल श्रिंक हो जाएगा। हाइपरटोनिक क्या होता है पहले ये जानते हैं, है ना मैम, कंफ्यूज कर रहे हो, पहले बताओ हाइपरटोनिक क्या होता है। सुनो हाइपरटोनिक क्या होता है, जब सराउंडिंग मीडियम यानी कि जो सोल्यूशन में हमने सेल को डाला है, ये जो मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम है, जो जब इसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है सेल के मुकाबले, मतलब सेल के अंदर जो वाटर भरा है उस कंपेयर में इस सॉल्यूशन में ज्यादा, मतलब ये देखो क्या लिखा है, सराउंडिंग मीडियम हैज दी लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यानी यहाँ पे वाटर कम है और इसके अंदर वाटर ज्यादा है, तो क्या होगा इस केस में होगा हाइपरटोनिक, यानी वाटर मूव क्या करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। सेम ऑस्मोसिस चल रही है, ऑस्मोसिस चल रही है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, व्हाट डज हैपन इन ऑस्मोसिस, पूरा जो मैं नाम अभी पढ़ाऊंगी ना बच्चों, सारा ऑस्मोसिस के बारे में है।
यहाँ पे हर एक कंसंट्रेशन मतलब ये होगा कि हाई टू लो में जा रहा है, सब में यही होने वाला है कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो हाई टू लो जाएगी, सिंपल। तो अगर मैं पहले सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ जिसका नाम हाइपरटोनिक है, इस केस में जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो इस केस में सॉल्यूशन है हमारा ए बी एंड सी। पहला जो केस है हमारा, इसमें जो वाटर कंसंट्रेशन बाहर है ना, यहाँ यहाँ लो है, यहाँ लो है, और हमारे सेल के अंदर हाई है, मतलब सेल के अंदर ज्यादा वाटर है, कंसंट्रेशन ज्यादा पानी है मौजूद सेल के अंदर। तो क्या होगा, पढ़ाना हमने, क्या होगा, हाई टू लो, वाटर बाहर जाएगा, वाटर बाहर जाएगा। तो मतलब सेल के अंदर से वाटर बाहर निकलेगा और हमारे उसी जो मीडियम है वहां पे आ जाएगा। नाउ अगर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन जो है ये हाइपोटोनिक है, इस सॉल्यूशन का नाम अगर हाइपोटोनिक है, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो वाटर कंसंट्रेशन है ना, ये हाई है, वाटर कंसंट्रेशन इज हायर, और सेल के अंदर कम है, सेल के अंदर कम है कंसंट्रेशन पानी की, और हमारा जो मीडियम है बाहर जो सॉल्यूशन है यहाँ पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, हाई टू लो, यानी बाहर से पानी अंदर जाएगा, H2O अंदर चला गया, जो मूवमेंट है वो अंदर की तरफ होगी। तो ये होता है हमारा हाइपोटोनिक में। कमिंग टू थर्ड कंडीशन, अगर ये सोल्यूशन हमारा आइसोटोनिक है, अगर ये सोल्यूशन हमारा आइसोटोनिक है, तो इस केस में क्या होगा कि जितना पानी सेल के अंदर है उतना ही पानी इस बीकर, उतना ही पानी इस बीकर के भले जो सोल्यूशन है उसमें भी इतना ही वाटर मॉलिक्यूल है। अच्छा बच्चों, एक जगह कंफ्यूज मत होना, इस बीकर में मैं आपको क्या कह रही हूँ, सोल्यूशन है, इस बीकर में सोल्यूशन है। सोल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट प्लस वाटर, सोल्यूट प्लस वाटर, तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, डिपेंड करता है कितना वाटर मॉलिक्यूल्स है। सोल्यूट ज्यादा डाल दिया है तो पानी कम हो गया होगा, पानी ज्यादा है तो सोल्यूट कम होगा, यानी वेरी डाइल्यूटेड, लेस डाइल्यूटेड, ज्यादा पानी होता है तो वेरी डाइल्यूटेड, और कम पानी है तो लेस डाइल्यूटेड, मतलब कंसंट्रेटेड। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितना है बीकर के अंदर, ये मत सोचना कि बीकर के अंदर पानी ही भरा हुआ है, बीकर के अंदर सॉल्यूशन है, एंड सॉल्यूशन किससे बनता है, सोल्यूशन किससे बनता है, पता होगा ना केमिस्ट्री, सोल्यूट प्लस वाटर। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इस सोल्यूशन में कितना वाटर मॉलिक्यूल है, कितना वाटर मॉलिक्यूल है, या तो बहुत डाइल्यूटेड होगा मतलब पानी ज्यादा होगा, या कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेटेड होगा। डाइल्यूटेड मत का मतलब हाई वाटर, ये चीजें लिख रही हूँ ताकि आपको कहीं से भी कुछ भी डाउट ना हो। लो वाटर, तो लिसन टू मी, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वी आर लर्निंग अबाउट 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस वाटर, सोल्यूट डाला है उसमें वाटर डाला है। अब इसमें दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो सोल्यूशन डाइल्यूटेड बनेगा या कंसंट्रेटेड। डाइल्यूटेड बनेगा इसका मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, कंसंट्रेटेड बनेगा इसका मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं। यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा तो वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम है सोल्यूशन के अंदर, हाइपोटोनिक के केस में सोल्यूशन के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, और अब आइसोटोनिक के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है वो इक्वल है, यानी जितना सेल के अंदर पानी है उतना ही, उतना ही किसके अंदर पानी है, सोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे जितना पानी मतलब जितना H2O बाहर जा रहा हो, मतलब जितना H2O सेल के बाहर गया उतना ही सेल के अंदर आएगा। मतलब क्या हुआ, नेट मूवमेंट क्या हुआ, जीरो, मतलब जितना बाहर गया उतना ही अंदर आया, जितना बाहर उतना अंदर, यानी इक्वल, ओवरऑल कितना हुआ, जीरो, कुछ हुआ ही नहीं, जितना बाहर उतना अंदर। तो व्हेन द सराउंडिंग मीडियम इज एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन, सेम वाटर कंडीशन होगी उसमें, तो जितना वाटर मॉलिक्यूल क्रॉस करेगा मेम्ब्रेन को बोथ डायरेक्शन में, अंदर भी आ रहा है बाहर भी जा रहा है सेम अमाउंट में, तो क्या होगा, जो नेट मूवमेंट होगी वाटर की, दैट विल बिकम जीरो, दैट विल बिकम जीरो। क्लियर हुआ बच्चों मेरे, ये क्लियर हुआ कि अब मैं फिर से फटाक से रिवीजन कर रही हूँ इस चीज की। हमने सेल को पानी में डाला, लेट्स रिवाइज इट अगेन। मैंने क्या किया यहाँ पे कि हमने यहाँ पे सेल को पानी में एक सोल्यूशन में डाल दिया। अब मुझे नहीं पता इस सोल्यूशन का क्या टाइप है, लेट्स सी कि सोल्यूशन के कितने टाइप हो सकते हैं।
तीन टाइप हो सकते हैं, ए बी एंड सी। ए का नाम है हाइपरटोनिक, बी का नाम है हाइपोटोनिक, सी का नाम है आइसोटोनिक। हाँ ठीक है, तीन हो गए। अब सोल्यूशन का मतलब यह है कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल कितना ज्यादा होगा, इस पे डिपेंड करेगा कि ऑस्मोसिस कैसे होने वाली है, बाहर से अंदर मतलब एंडो ऑस्मोसिस होगी या एक्सो ऑस्मोसिस होगी, बस यही हम देख रहे हैं। तो पहले केस में सोल्यूशन में पानी जो था वो कम था, इसीलिए एक्सो ऑस्मोसिस हुई, मतलब सेल से बाहर पानी चला गया। ठीक है भाई, तू ही ले ले, तेरे पास कम है, मैं ठीक हूँ, ये हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, जब सेल के अंदर से पानी बाहर गया तो सेल श्रिंक हो गया, पानी कम हो गया, सेल श्रिंक हो गया। ठीक है, जैसे किशमिश, किशमिश को जब पानी में डालो फूल जाती है, पहले पतली होती है, तो वो होता है केस हाइपोटोनिक का, कि मतलब जब हम किशमिश को डालते हैं तो सेल जो होते हैं किशमिश के वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फूल जाते हैं। यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो सोल्यूशन है वहां उसमें वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, हाई है। इस वजह से क्या होगा कि वो अब बोलेगा भाई मेरे पास ज्यादा है, सेल तू रख ले पानी, तो वो अंदर भेज देगा पानी को। और पानी अंदर आया तो क्या होगा, पानी अगर अंदर आया तो व्हाट विल हैपन, सेल फूल जाएगा। हाइपो मतलब मोटा, इससे याद रख लो, हाइपो मतलब मोटा, इससे याद हो जाएगा, मैं तो ऐसे याद करती थी पहले। हाइपो मतलब मोटा, मतलब सेल मोटा हो जाएगा। हाइपर का मतलब पतला, बस इससे याद होगा सब कुछ याद हो जाएगा। हाइपो मतलब क्या होता है, मोटा, मतलब सेल मोटा हो रहा है। मोटा कैसे होगा, जब उसके अंदर पानी घुस जाएगा। तो ये है हमारा हाइपोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक कंडीशन सोल्यूशन में क्या होता है कि जितना पानी सेल के अंदर है उतना ही सोल्यूशन के अंदर है, इसी वजह से कोई मूवमेंट होगा नहीं, जितना पानी अंदर उतना बाहर, और नेट मूवमेंट इज जीरो। ठीक, तो ये था हमारा टाइप ऑफ सोल्यूशन के बारे में, क्लियर है। चलो फिर आगे जल्दी जल्दी बढ़ लेते हैं। अब अब हमने देख लिया तीन कंडीशन, रिजल्ट मैंने आपको बता दिया था। पहला जो हमारा हाइपोटोनिक था, इस केस में हमारा जो सेल है वो श्रिंक कर गया, वो क्या हो गया, श्रिंक कर गया, श्रिंक श्रिंक कर गया। दूसरा केस में हाइपोटोनिक, मोटा होना था, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, वेल फूल गया, खुशी से फूल गया कि भैया मुझे पानी मिल गया। आइसोटोनिक जो है, आइसोटोनिक में कुछ भी नहीं हुआ, कि जितना पानी अंदर जा रहा था सेल के उतना ही वो बाहर भेज दे रहा था, डिफरेंस ही नहीं है। हाई टू लो कैसे जाएगा पानी, जब डिफरेंस ही नहीं है दोनों सोल्यूशन के बीच में, दोनों मतलब इनके दोनों के बीच में जब डिफरेंस ही नहीं है तो वाटर क्यों मूव करेगा, क्यों डिफरेंस आएगा, क्या करना है मूव करके, तो इसलिए सेम साइज, नो डिफरेंस। ठीक है, तो ये थी हमारे फाइनल रिजल्ट, फाइनल कंडीशन कि जब एक सेल पानी में जाएगा तो क्या होगा, ये होगा, पानी नहीं सोल्यूशन। ठीक है, चलो नाउ टॉकिंग अबाउट सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, आउटर मोस्ट कवरिंग। लेकिन बच्चों जो हमारा प्लांट सेल होता है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है, उनके अंदर ना सेल मेम्ब्रेन से बाहर भी एक और लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और आउटर कवरिंग होती है, जिसका नाम होता है सेल वॉल। यानी कि प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल, दो चीजें होती हैं और दोनों के दोनों आउटर कवरिंग होती हैं। दीज आर दी आउटर कवरिंग, मतलब उनको देखो डबल प्रोटेक्शन मिल रहा है, डबल प्रोटेक्शन, राइट, आउटर कवरिंग। तो अब ये जो सेल वॉल है ये अंदर होती है या बाहर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर, कहाँ होती है, बाहर होती है। इट लाइज आउटसाइड, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर लाई करती है। और किससे बनी होती है, किससे बनी होती है हमारी ये सेल वॉल, बनी होती है सेलुलोज से, ये सेलुलोज से बनी होती है। और जो ये सेलुलोज है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, जो कि हमें हमारे जो प्लांट्स है ना उनको एक स्ट्रेंथ दे रहा है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। जो हमारे प्लांट सीधे खड़े रहते हैं, है ना, सीधे रहते हैं, और उनको जो स्ट्रेंथ मिलती है वो बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल, सेल वॉल की वजह से हमारे प्लांट्स को एक स्ट्रेंथ मिलती है। तो और कैसे सेल वॉल बने होते हैं, सेलुलोज से। बेसिकली इस सेलुलोज जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब कम्प्लेक्स इसको इसलिए बोला हुआ है बच्चों क्योंकि इसमें ना बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलकर इसको बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मतलब इसको बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलकर बना रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्या, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या है, इसका काम क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देना। स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट का, स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल वैसे मेंटेन रहता है, सीधा खड़ा है तो सीधा ही खड़ा रहता है।
दैट इज बिकॉज ऑफ सेल वॉल जिसके अंदर है सेलुलोज. दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल. नाउ व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लांट होता है, प्लांट में सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है, दोनों चीज है हमारे प्लांट सेल में. अब होता क्या है बच्चों, जो मैं आपको कुछ देर पहले बता रही थी कि 3 सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक. अगर प्लांट सेल को डाल दिया जाए ऐसे सॉल्यूशंस में तो क्या होगा? हमारा आइसोटोनिक अगर होगा, हमारा अगर आइसोटोनिक कंडीशन होगी तो जितना पानी अंदर गया है उतना पानी बाहर जाएगा. ठीक है, ये सोल्यूशन का मतलब है बच्चों, ये बीकर में भरे हुए हैं, ये सोल्यूशन है ऐसा, ये बीकर मान लो और ये सोल्यूशन है यहाँ पे. ठीक है, सब में यही सेम चीजें हैं. इमेजिन अ बीकर, इमेजिन अ बीकर जिसके अंदर हमारा सोल्यूशन भरा हुआ है. ठीक है बच्चों, तो एक सेकेंड. ठीक है, तो इमेजिन द कंडीशन जहां पे हमने प्लांट सेल को डाला है, कहाँ पे? बीकर के अंदर. प्लांट सेल को डाला है बीकर के अंदर. तो अगर आइसोटोनिक कंडीशन होगी, यानी कि सॉल्यूशन और सेल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है वाटर मॉलिक्यूल का, तो जितना पानी अंदर उतना बाहर, यहाँ पे सेम साइज रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं आई. अगर हाइपोटोनिक है, मोटा होना है, यानी कंसंट्रेशन बाहर सॉल्यूशन की ज्यादा है, सॉल्यूशन के अंदर बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन है, बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन है. ठीक है. हम्म, तो यानी हाइपोटोनिक का मतलब सेल को मोटा होना है, फूलना है. और फूलेगा कैसे? जब उसके अंदर पानी आएगा, और पानी तब आएगा जब बाहर कंसंट्रेशन ऑफ पानी की ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तभी तो आएगा पानी. तो ये हो रहा है हाइपोटोनिक में. लेकिन हाइपोटोनिक की केस में यहाँ पे सेल से पानी बाहर जाता है, क्योंकि जो सोल्यूशन है ना वहां पे पानी कम है, को ज्यादा जरूरत है पानी की, तो सेल अपना पानी उसको दे देता है. इस केस में सेल श्रिंक कर जाएगा. याद है ना, हाइपरटोनिक सेल श्रिंक कर जाएगा. इस केस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस इन केस ऑफ प्लांट सेल. प्लांट सेल में जब प्लांट वाटर को लूज करता है, जब वाटर को लूज करता है हमारा प्लांट, जब हमारा प्लांट लूज करता है वाटर को, उस केस में प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं. अगर प्लांट सेल लूज कर रहा है, हाइपोटेनिक कंडीशन है, हाइपोटोनिक कंडीशन है, बट इस केस में क्या हो रहा है कि प्लांट सेल लूज कर रहा है पानी को. और क्योंकि सेल वॉल है बाहर, मैंने बताया ना कि प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल है, तो जब ये सेल श्रिंक कर रहा होता है ना, तो ये अपनी सेल वॉल को छोड़ता जाता है. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेल वॉल है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, पानी लूज कर रहा है सेल और श्रिंक हो रहा है, तो ये स्पेस खाली हो रही है, ये स्पेस खाली हो रही है यहाँ पे. और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल है, तो सेल वॉल से धीरे धीरे इसको छोड़ रहा है सेल वॉल को, और अंदर जाता, श्रिंक होता जा रहा है. इस कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, प्रोसेस इन विच प्लांट सेल्स लूज वाटर इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. क्लियर है? प्लाज्मोलिसिस ये होता है. बच्चों मैं जो भी आज पढ़ा रही हूँ ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में पूछ सकते हैं. सॉरी, एक मार्क्स में बोल देंगे व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस. तो दिस इज प्लाज्मोलिसिस, सेम कंडीशन, बस प्लांट सेल को अगर हाइपोटोनिक कंडीशन में डालोगे उसको बोल देते हैं प्लाज्मोलिसिस, क्योंकि सेल श्रिंक कर गया, अपनी सेल वॉल को छोड़ रहा है. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट सेल वॉल. सेल वॉल तो हमने पढ़ ली कि प्लांट में होती है सेल वॉल, बैक्टीरिया में भी होती है सेल वॉल. सेल वॉल की फंक्शंस क्या होते हैं, क्या करता है ये सेल वॉल्स? तो सबसे पहली चीज कि जो हमारा सेल वॉल है ये मेंटेन करता है एक डेफिनेट शेप. सेल का जो एक डेफिनेट शेप होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये एक बाउंड्री डिसाइड कर चुका है, एक डेफिनेट रिजिड स्ट्रक्चर दे रहा है, तो सेल को एक प्रॉपर शेप देने में हेल्प करता है. दूसरा कि अगर हाइपोटोनिक कंडीशन में हम डालते हैं प्लांट सेल को, मोटा होना है ना, हाइपोटोनिक कंडीशन जब डालते हैं तो इसका मतलब पानी सेल के अंदर जाएगा और वो फूलेगा, वो स्वेल करेगा. उस केस में कहीं सेल फट ना जाए, इतना ज्यादा पानी ना आ जाए कि सेल के फटने के चांसेस बढ़ जाएं, उस चीज को बचाता है सेल वॉल. इट प्रिवेंट्स द ओवर एक्सपेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग एंडोस्मोसिस, और कोशिश करता है कि ज्यादा पानी अंदर ना आए और सेल फटे ना. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सेल वॉल का. अब मैकेनिकल इंजरी, कोई चोट लगती है, चोट मतलब कि सेल्स को, आज देखो सेल्स जो होते हैं
वो इंजरी हो सकती है, डैमेज हो सकते हैं, ठीक है? तो उस डैमेज से बचाने के लिए सेल वॉल हेल्प करता है। सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती तो हो सकता था कि डैमेज के चांस बढ़ जाते, लेकिन सेल वॉल क्योंकि ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, तो ये मैकेनिकल इंजरी काइंड ऑफ चीज़ों को रोकता है, बचाता है सेल को उससे। नाउ मैकेनिकल सपोर्ट देना, जो कि मैंने अभी बताया, एक प्लांट अगर सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है, सनलाइट उसमें पड़ रही है, सनलाइट इज लाइक समथिंग कि जो उसको वो बियर कर रहा है, सनलाइट इज अ काइंड ऑफ समथिंग कि उससे उसको नुकसान हो सकता है, ज़्यादा सन रेज होंगी, ज़्यादा हीट होगी, तो प्लांट मुरझा के नीचे गिर सकता है, लेकिन वो खड़ा रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस ज़्यादा प्लांट्स में, क्योंकि उसमें होती है सेल वॉल, और सेल वॉल उसको प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, रिजिड स्ट्रक्चर जिसके जिसकी वजह से प्लांट खड़ा रहता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है उसको, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में। सेल वॉल हो गया। नाउ अब बच्चों, जो हमारे सेल्स होते हैं ना, इसकी क्लासिफिकेशन होती है। सेल क्लासिफिकेशन मतलब सेल्स के टाइप होता है। सेल के दो टाइप्स होते हैं, सेल के दो टाइप्स होते हैं, डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, बेस्ड ऑन कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उस बेसिस पे सेल की क्लासिफिकेशंस होती हैं, उसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब पहला टाइप होता है हमारा प्रोकार्योटिक, यानी कि ये वाला प्रोकार्योटिक टाइप। दूसरा होता है हमारा यूकार्योटिक, यानी कि हमारा ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। तो दिस इज हमारा यूकार्योटिक यूकार्योटिक और दिस इज हमारा प्रोकार्योटिक सेल। दोनों में डिफरेंस देखो जल्दी जल्दी, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? दोनों सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? दिस इज प्रोकार्योटिक, दिस इज यूकार्योटिक, एंड यू कैन ऑब्जर्व इन प्रोकार्योटिक, ये जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है ये गोल दिख रहा है, और ये वाला स्ट्रक्चर सीधा दिख रहा है। अब ये स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है ये भी हम जानते हैं, बस यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस है दोनों में। यहाँ ज्यादा ऑर्गेनाइज लग रहा है हमारा डीएनए, और यहाँ पे सर्कुलर दिख रहा है। तो लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल। दोनों ही सेल के टाइप हैं, दोनों ही सेल के टाइप्स हैं, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है दोनों में, वो ये देखो। जो हमारा प्रोकार्योटिक सेल होता है ना, जो हमारा प्रोकार्योटिक सेल होता है, इसमें बच्चों न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें ना न्यूक्लियस नहीं होता है, इट लैक्स न्यूक्लियस। और बाकी के ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स क्या होता है ना, जो हमारे सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे, जिनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो वो सारे स्ट्रक्चर्स, वो सारे ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस में मिसिंग होता है, ठीक है। और बीच में किसके एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड, जिसमें जेनेटिक मटेरियल फ्रीली घूम रहा होता है, कोई उसका फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती है। जेनेटिक मटेरियल जिससे हमारे जो इन्फॉर्मेशन है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास करती है, पेरेंट्स से बच्चे में आते हैं करेक्टर्स, जो हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी। तो इस केस में क्या होता है कि न्यूक्लियाइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सब डिसमैनेज्ड होता है, कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, फैला फैला होता है, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियाइड। यानी कि हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड, दिस इज न्यूक्लियाइड, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियाइड है। तो हमने बात करी कि ये वाला स्ट्रक्चर हमारा प्रोकार्योटिक सेल के न्यूक्लियाइड है, और इसके एग्जांपल में आता है बैक्टीरियल सेल, जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई वो बैक्टीरिया की इमेज है। वहीं अगर मैं बात करूं यूकार्योटिक सेल की, व्हाट इज यूकार्योटिक सेल? यूकार्योटिक सेल में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई होता है, यानी जो न्यूक्लियस है उसकी परफेक्ट बाउंड्री होती है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक चीज के अंदर होता है, फैला नहीं होता है, बाहर नहीं निकल रहा होता है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और उसमें होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनेल्स, जिनकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। हम पढ़ेंगे अभी कि ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। जस्ट टू नो कि दो सेल टाइप होती है, प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक, और जो प्रोकार्योटिक होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, फैला फैला होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। एग्जाम्पल हमारा बैक्टीरियल सेल। इन केस ऑफ यूकार्योटिक न्यूक्लियस भी होता है, उसकी डिफाइंड बाउंड्री भी होती है, वेल डेवलप्ड ऑर्गन, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गेनेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। बच्चों चिंता मत करो, इस स्लाइड में हम वापस आते हैं,
एक बार हम जान लेते हैं चीज़ें कि ऑर्गेनेल्स क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, उसके बाद आप इससे ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, राइट? तो नो वरीज, बस अभी मोटा-मोटा याद रखो, 2 सेल होते हैं, प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, इसमें होते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल ना फैला-फैला होता है, ऑर्गेनाइज़ नहीं होता है, न्यूक्लाइड बोलते हैं उसको, डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है? और इस केस में क्या होता है कि परफेक्ट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। और ये होता है हमारे हमारे ह्यूमंस में होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है। तो ये थी हमारी यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक की मोटा मोटा जो डिफरेंसेस होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, व्हाट आर सेल ऑर्गेनेल्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर। तो यू कैन सी दिस इज द इमेज ऑफ सेल। ये एक सेल की इमेज है, ठीक? ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से फोकस करना। ये है सेल की इमेज, ये रही इसकी सेल मेम्ब्रेन। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन जो अभी हम जस्ट पढ़कर आए हैं। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। और ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ढेर सारे, ये बहुत सारे कलरफुल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये सारे हैं हमारे सेल ऑर्गेनेल, जिनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स। और ये हमारा है क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को अच्छे से देख लो, क्योंकि अभी आपको ये काम आने वाला है। ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, और ये हमारा साइटोप्लाज्म। तो हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल डिस्कस किया था कि आज हम ये 3 चीज़ पढ़ेंगे, वो ये है ना? तो ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, मतलब जो अंदर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स तैर रहे हैं, ये है साइटोप्लाज्म। ये है न्यूक्लियस, और ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, दीज आर दी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो क्या करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कुछ नाम जो हम पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि सेल 2 तरह के होते हैं, यूकारियोटिक, प्रोकारियोटिक। तो ये जो यूकारियोटिक है, इसमें हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। पढ़ा ना हमने अभी, ये देखो यूकारियोटिक, हमने पढ़ा कि यूकारियोटिक के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो यूकारियोटिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि इन्हीं के अंदर तो ऑर्गेनेल्स होते हैं। प्रोकारियोटिक में तो कुछ होता ही नहीं है, ना उसमें न्यूक्लियस है, ना उसमें सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो बेसिकली प्रोकारियोटिक के बारे में डिस्कशन नहीं चल रहा, अब चल रहा है यूकारियोटिक सेल की डिस्कशन के बारे में। ये यूकारियोटिक सेल है, ये यूकारियोटिक सेल है जिसके अंदर ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और अब हम इन ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलो, सबसे पहले बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में, जो कि जस्ट बताया मैंने कि फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड, जो आपको लिक्विड लाइक सब्सटेंस एक सेल के अंदर दिख रहा है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स तैर रहे होते हैं। इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स, और हर एक ऑर्गेनेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। हम, मैं कहती हूँ ना कि सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, हमारी पूरी बॉडी को चला रहे हैं, ढेर सारे फंक्शंस कर पा रहे हैं। तो बच्चों, ये इसलिए क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारी उनकी जनता मौजूद, हम बोलते हैं ना कि आर्मी, आर्मी क्या बोलते हैं, हमको प्रोटेक्ट करती, डिफेंस सिस्टम फॉर्म करती है। बट आर्मी के अंदर क्या होते हैं, सोल्जर्स, जो उस चीज़ को परफॉर्म करने में उनको हेल्प करते हैं, आर्मी का रोल स्टेब्लिश करवाते हैं। इसी तरह ये जो सेल है, सेल इज द इम्पॉर्टेंट यूनिट, जिसकी वजह से हम एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, हम जिंदा हैं। लेकिन सेल जो ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर पा रहा है, ये अकेले नहीं कर रहा है। सेल के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसके ऑर्गेनेल्स हैं, वो कर रहे हैं सारे फंक्शंस को परफॉर्म, राइट? यानी कि एक और एग्जांपल, एक बिल्डिंग जब बनती है, जब एक बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग बनने के सारा काम एक चीज कर लेता है क्या? बिल्डिंग जब बनती है तो सिर्फ एक ही वर्कर होता है क्या वहां पे? नहीं, ढेर सारे वर्कर्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस कर रहे होते हैं। कोई सीमेंट का ध्यान रखता है, कोई देखता है कि बनाना कैसे है, कोई देखता है कि डिजाइन क्या होगी, यानी कि सबका एक अपना अपना अलग अलग रोल होगा, तब जाके बिल्डिंग बनती है। इसी तरह जो एक सेल है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है, जो इसके एम्प्लॉयज हैं, जो अंदर काम कर रहे हैं, सेल इज अ फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, ये काम कर रहे हैं, तब सेल का ओवरऑल एक आउटपुट आ रहा है, जिसकी वजह से हम
पूरी बॉडी चल पा रही है, फंक्शंस परफॉर्म कर पा रही है। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं उन्हीं एम्प्लॉयज, उन्हीं वर्कर्स के बारे में कि किसका क्या क्या रोल है और कितने इंपॉर्टेंट है सेल को एक पूरा डिफाइंड रोल देने के लिए। तो सबसे पहले हम ध्यान से देख लेंगे एक सेल दिखता कैसे है। ये जरूरी है बच्चों देखना, क्योंकि इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं। ध्यान से देखो क्या क्या दिख रहा है। ये न्यूक्लियस है, ध्यान से देखो, दिस इज न्यूक्लियस। ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है लाइट पर्पल कलर का, ठीक है। फ्लूइड लाइक कंटेंट, फ्लूइड है ये। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये ऑर्गेनेल्स हैं जिसके बारे में एक एक करके अपने आप में बताऊंगी क्या क्या था, ठीक है। चलो, ये हमने सेल का स्ट्रक्चर देख लिया। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारा न्यूक्लियस बाहर आ गया। डिफरेंस समझना बच्चों, कंफ्यूज मत होना। इसको न्यूक्लियस मत समझना, ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है। दिस वोल स्ट्रक्चर इज योर न्यूक्लियस। ये आपका पूरा ही स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है। अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज पे अटेंशन वेरी केयरफुली, हाँ ठीक है, सुनना। हमारा जो ये न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन है। यू कैन सी कि डबल लेयर्ड कवरिंग इसको बोलते हैं। ये आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दो लाइनिंग्स। ये दिस इज कॉल्ड डबल लेयर्ड, दो लेयर। तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है ये डबल लेयर्ड होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये हमारा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है जो कि डबल मेम्ब्रेन है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर अब बच्चों एक न्यूक्लियस है। अब सेल में जो मैंने बात करी थी कि सेल के अंदर एंट्री और एग्जिट चलती रहती है सब्सटेंसेस की, मॉलिक्यूल्स की, जो कि बहुत जरूरी है कोई भी रिएक्शन करने के लिए। तो आपको लगता है कि क्या वो मॉलिक्यूल सिर्फ सेल तक सीमित रहते हैं, न्यूक्लियस तक नहीं आते होंगे? न्यूक्लियस तो कितना इंपॉर्टेंट, मतलब क्या है, मतलब न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। यही तो पूरा ब्रेन है, ब्रेन ऑफ द सेल। दिमाग है ना हमारा, ब्रेन ऑफ द बॉडी। ये तो सेल का ब्रेन इज लाइक न्यूक्लियस, यही सारी चीजें डिसाइड करता है। तो इस तक भी तो आते होंगे मॉलिक्यूल्स। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस होगी, लगातार एक सर्कल होगा, लगातार एक सर्कल होगा, तो मॉलिक्यूल्स अंदर कैसे जाएंगे? हाउ दे विल एंटर द सेल, मतलब हाउ दे विल एंटर द न्यूक्लियस। इसका मतलब कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन दी सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज सम पोर्स, तो अलाउ करते हैं मटेरियल को अंदर बाहर आने में। तो ये जो पोर्स है ना, ये रहे पोर्स, दीज आर पोर्स। ये जो पोर्स है ना, ये हेल्प करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर और बाहर छोड़ने में। जगह है, पोर्स दरवाजा है, ये दरवाजा एंट्री और एग्जिट के लिए, दिस इज अ दरवाजा, ठीक है। अब बच्चों सबसे जो सिग्निफिकेंट रोल होता है न्यूक्लियस का, दैट इज दे कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस क्रोमोसोम कंटेन करता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एक हमारे न्यूक्लियस का। अब क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम क्या होता है, राइट बच्चों? जो क्रोमोसोम है ना, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसा दिखते हैं। बड़ी क्लास में तो आप इसको इतना देख लोगे कि तंग आ जाओगे देख के, है ना। ये हमारा क्रोमोसोम है जो कि ऐसा दिखता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर दी रॉड शेप स्ट्रक्चर्स, और इट इज विजिबल ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। यानी कि जब सेल डिवाइड करने वाला हो, व्हाट इज डिवाइड, यानी कि जब सेल को रिप्रोडक्शन करना होगा, सेल को रिप्रोड्यूस करना होगा, डिवाइड करना होगा, अपनी पॉपुलेशन, अपनी संख्या बढ़ानी होगी, 1 से 2, 2 से 4 होना होगा, उस टाइम पे क्रोमोसोम इस तरह दिखता है, इस तरह दिखने लगता है, इसका रोल आ जाता है, ये दिखने लगता है, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन्स। प्लीज लिसन, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। देखिए यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मैंने कहा ये है क्रोमोसोम, दिस इज क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम, ठीक है। अब मैंने बोला क्रोमोसोम के अंदर होते हैं डीएनए, ये देखो दिस इज डीएनए, दिस इज डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर होते हैं डीएनए, ये देखो क्रोमोसोम के अंदर होते हैं डीएनए। ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, ठीक। अब ये जो डीएनए है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या इंपॉर्टेंट रोल है? लिसन टू मी। देखो बच्चों, जो
जो डीएनए होता है ना, आपको पता है कि हम अपनी मम्मा की तरह दिखते हैं या हम अपने पापा की तरह दिखते हैं, ये दोनों के मिक्सचर दिखते हैं, राइट? ऑफ कोर्स मम्मा को भी पड़े होते हैं, पापा को भी हमारे कैरेक्टर्स आते हैं। यानी कि पापा मम्मा से कैरेक्टर्स हम तक आए हैं। किस तरह आए होंगे? मतलब हम अपने मतलब हम अपने मम्मा की तरह दिखते हैं या पापा की तरह दिखते हैं, हमारे बाल उनकी तरह होंगे, हमारी नाक, हमारी आँख उनकी तरह होंगी। यानी कुछ कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स के थे, जो उनकी पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी आइज़ जैसे दिखती हैं, हमारी आइज़ वैसे कैसे दिख सकती हैं? मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन उनकी बॉडी से हम तक आई है ना? कुछ तो ट्रांसफ़र हुआ है ना उनकी बॉडी से हम तक, कुछ तो आया है इन्फॉर्मेशन, वरना हम उनसे मैच कैसे करते हैं? हम क्यों बोलते हैं कि ये बच्चा ना पापा की तरह है, नहीं, नहीं मम्मी की तरह है, कहते हैं ना? तो इसीलिए कुछ कैरेक्टर्स जो हैं, वो हमको मिले हैं हमारे पेरेंट्स से और ये जो बड़ी ज़िम्मेदारी है, ये डीएनए की वजह से पॉसिबल हो पाई है। डीएनए जो है ये हमारे क्या है, इनके पास इनहेरिटेंस फीचर्स हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन यानी कि उनके बच्चों तक इंफॉर्मेशन आती है। ये है डीएनए रिस्पॉन्सिबल। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आई गेस इतना तो याद होगा, है ना? डीएनए का फुल फॉर्म याद है ना? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वही है इसका, ठीक है? अब बच्चों, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है ना, इनके पास बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन होती है, वेरी एसेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब ये इनको पता है कि एक सेल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हम मान लो हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है, हमारे एक आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड में सारी हमारी इंफॉर्मेशन होती है और हम अपने आधार कार्ड को बहुत संभाल के रखते हैं। हमसे अगर हमारा कुछ जान पता पूछना हो कि हम क्या है, तो हमें आधार कार्ड दिखाना पड़ता है कि हम ये हैं। आइडेंटिफिकेशन हमारा ये आजकल आधार कार्ड से हो रहा है, राइट? इसी तरह की जितनी भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन एसेंशियल है किसी सेल के बारे में, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के पास होती है। डीएनए एक तरह के आइडेंटिटी कार्ड्स हैं हमारे सेल्स के। सेल्स का फंक्शन क्या होने वाला है, उसका रोल क्या होने वाला है और वो किस चीज़ में पार्ट लेने वाला है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए के पास होती है। डीएनए सारी इन्फॉर्मेशन लेके बैठता है एक सेल के बारे में। इट कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ सेल। सेल को ऑर्गेनाइज करने में, उसको बनाने में जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो एक डीएनए के पास होती है। अब बच्चों, ये जो डीएनए है ना, इसके जो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं, यानी कि डीएनए के अंदर जो मेंबर्स जो काम करते हैं, फंक्शनल मेंबर्स, ठीक है? अब मैंने बताया ना कि कोई काम अकेला नहीं होता। अब डीएनए जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है सारी इन्फॉर्मेशन रखने की, एक ऑफिस है डीएनए, उसके अंदर कुछ वर्कर्स होंगे ना जो काम कर रहे होंगे, उस इंफॉर्मेशन के अलग अलग डेटा फाइल्स बना रहे होंगे। तो जीन्स हैं वो, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए आर नोन एज जीन्स। जीन्स करते हैं जो, मतलब डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं जो कि सारा काम देखते सुनते रहते हैं, ठीक है? अब बच्चों, डीएनए इज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। यानी कि इतना कुछ आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट सेइंग कि डीएनए जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल, आपको हल्के धागे जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, thread like structures, they are called chromatin, they are called chromatin। तो बच्चों, बस वो यही बोल रहा है कि जो हमारा डीएनए है ना, वो क्रोमेटिन से ही बना है। ये देखो, ये धागे बाहर आए, आपस में जुड़े और डीएनए बना दिया। तो बस यही बोल रहा है कि जो हमारा डीएनए होता है, कहाँ गया, कहाँ गया, गायब गायब गायब, ओके तो जो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डीएनए जो होता है ये क्रोमेटिन मटेरियल का पार्ट होता है। सिंपल। नाउ क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है ये तब दिखता है जब सेल डिवाइड करने वाला हो। वही बात मैंने जो बोली अभी, कि जब सेल डिवाइड करने वाला होता है ना, 1 से 2, 2 से 4 बनाने वाला होता है, उसी टाइम पे इसका रोल आता है। उस टाइम पे ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये आपस में मिलती हैं और एक क्रोमोजोम बना लेती हैं। ये देखो, एक क्रोमोजोम के अंदर आपको दिख रही है ना ये स्ट्रक्चर्स, ये आपको जो दिख रहा है स्ट्रक्चर्स, ये क्रोमोसोम्स पूरा इसी से बना हुआ है, पूरा इसी से बना हुआ है। और इस क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं, ये एक सिंगल जो फाइबर है वो डीएनए बनाता है। मतलब डीएनए जो है वो पार्ट ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, और क्रोमेटिन फाइबर मिलकर क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है बच्चों, सिंपल से पॉइंट है, इतना डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। यू जस्ट नीड टू जस्ट लर्न और समझ लो इन पॉइंट्स को। मैं जो बता रही हूँ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, जो कि आपके फर्दर क्लासेस जो होंगी 10th 11th 12th, वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस होगा ये सब चीज़ें। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत करना अपने आप को, बस इन पॉइंट्स के मतलब बता रही हूँ ताकि आपको सिर्फ क्रैम ना करना पड़े एनसीईआरटी से पॉइंट्स, है ना? तो अगर इसमें लिखा है कि क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे, वो डीएनए बनाते हैं, मैंने दिखा दिया क्रोमोसोम से डीएनए बन रहा है। और जो डीएनए है, इनके पास सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है
और जो डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं जीन्स, जो कि सारा डेटा रखते हैं, ठीक है। और डीएनए जो होता है क्रोमेटिन मटेरियल का पार्ट होता है, जो कि हमने देखा कि क्रोमेटिन मटेरियल से ही डीएनए बन रहा है। और क्रोमेटिन मटेरियल तब दिखता है जब हमारा डिवीजन टाइम होता है, व्हेन एवर सेल इज अबाउट टू डिवाइड, क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है ये अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेता है क्रोमोसोम्स में। तो जो धागे लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यही है क्रोमेटिन फाइबर्स, और ये फाइबर्स आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। और क्रोमोसोम जो बनाते हैं, हमने कहा ना क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, तो ये डीएनए है, मतलब इन्हीं फाइबर्स से डीएनए लिंक्ड है, डीएनए बना है इनसे, ठीक है। इतना ही याद रखो, ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। ओके, बस इन पॉइंट्स को रीड करना है, समझना है, इनका मतलब मैंने आपको दिखा दिया है ताकि सिर्फ लर्न ना करना पड़े, क्रैम ना करना पड़े। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। नाउ गोइंग अहेड विद आवर नेक्स्ट ऑर्गेनेल जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम बात करने वाले हैं अपने अगले ऑर्गेनेल के बारे में। अब बच्चों, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको बोलते हैं ईआर ऑल्सो, इसको ईआर बोलते हैं, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो ईआर है बच्चों, ये मेम्ब्रेन बाउंड एक नेटवर्क टाइप है। ये देखो, लुक द स्ट्रक्चर, जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ये मेम्ब्रेन है इनकी, ये देखो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि ट्यूब्स के फॉर्म में, ट्यूब जैसे दिख रहा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्यूब्स के फॉर्म में दिख रहा है ये। तो सेम पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। अब बोलता है कि ये जो ईआर है ना, ये दो तरीके का होता है, दे आर टू टाइप्स ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, दैट इज आरईआर, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ, ये वाला रफ एंडोप्लाज्मिक है, और दिस वन इज, यानी कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो तरह का होता है, वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अदर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ, ठीक है। अब इसको रफ और स्मूथ क्यों कहते हैं, रफ स्मूथ, वाई रफ स्मूथ, रफ है वो स्मूथ है, ऐसा कुछ, हाँ ऐसा ही कुछ। देखो, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये रफ इसलिए होता है क्योंकि इसके सरफेस में प्रेजेंट होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जिनका नाम होता है राइबोसोम। राइबोसोम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम आर दी साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं सॉरी बच्चों, राइबोसोम एक ऐसे स्ट्रक्चर्स है, एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पे प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ पे होता है, उन स्ट्रक्चर्स को, उन मॉलिक्यूल्स को जहाँ पे प्रोसेस हो रहा है प्रोटीन सिंथेसिस का, उसको बोलते हैं राइबोसोम। तो सिंपल सी बात है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं राइबोसोम, ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, मोतियां नहीं है, अगर आप ध्यान से इस इमेज को देखोगे तो डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं पर्पल पर्पल कलर के, ये मोती नहीं लगी हैं, यही है राइबोसोम्स, यही है राइबोसोम्स, ठीक है। जब राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो उसको बोल देंगे रफ, क्योंकि सरफेस रफ हो गई, सरफेस एक काइंड ऑफ रफ हो गई, दाने 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 दाने, रफ सरफेस हो गई, रफ हो गई। तो व्हेन राइबोसोम आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ ईआर, उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका फंक्शन क्या होता है, अगर इससे राइबोसोम अटैच्ड है, और राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। सिंपल सी बात है कि ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिससे कि राइबोसोम अटैच हो रखा है, वो क्या करता है, वो प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। प्रोटीन तो बन गई, प्रोटीन बना दी राइबोसोम ने, उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना, आगे भेजना, वो करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि प्रोटीन तो इसी के पास आएंगे, क्योंकि मोतियां इसी के ऊपर लगी हुई हैं, जो हमारे राइबोसोम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो इसी के सरफेस में प्रेजेंट है, उन्होंने प्रोटीन बनाया, ट्रांसपोर्ट हमारे ये कर देंगे। तो इट सर्व्स एज अ चैनल विच फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, दैट इज प्रोटीन्स, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर। ऐसा तो है नहीं कि जहाँ प्रोटीन बनता है बस वहीं पे प्रोटीन काम आएगा, और किसी को प्रोटीन चाहिए ही नहीं। अब मम्मा जब खाना बनाती हैं अकेले थोड़ी खाती है, हमको भी खिलाती है ना। तो सेम यहाँ पे हो रहा है कि प्रोटीन जब इसके सरफेस पे बन रहा है बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स, तो उस प्रोटीन को बाकी तक पहुंचाने का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। टॉकिंग अबाउट दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ इसलिए है क्योंकि इसकी सरफेस में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता,
स्मूथ इसलिए है क्योंकि राइबोसोम नहीं है इसके सरफेस पे, और जब राइबोसोम नहीं है तो इसका प्रोटीन से लेना देना कुछ नहीं है, इसका प्रोटीन से कुछ लेना देना नहीं होगा। इसका काम क्या होगा? ये हेल्प करता है फैट मॉलिक्यूल्स को बनने में, लिपिड मॉलिक्यूल्स के बनने में, और क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है? लिपिड से, फैट से। तो जब लिपिड और फैट यहाँ बन रहा है तो इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के लिए। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? सेल मेम्ब्रेन के बनने का प्रोसेस को ही बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, बायो मतलब लिविंग, जेनेसिस मतलब बनना। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब मेम्ब्रेन कैसे बनता है? पढ़ा था ना, सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है? लिपिड से। लिपिड से बनता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है। तो जब लिपिड ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है तो इसका मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना इंपॉर्टेंट हो गया फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स एंड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यहाँ पे नहीं बनेगा तो मेम्ब्रेन कैसे बनेगी, है ना? तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। एंड और हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं, है ना? प्रोटीन से बनते हैं। तो क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारे हमारे जो लिपिड बना है, जो हमारा फैट मॉलिक्यूल्स बना है, ये हेल्प कर रहा है हमारे हार्मोनल सिंथेसिस में भी। ठीक है, अब मैं बात करूँ दूसरा फंक्शन, तो बच्चों लीवर में ना डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन चल रही होती है, डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा होता है। तो जो डिटॉक्सिफिकेशन है ना, उसमें हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम आता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक और जो फंक्शन है हमारा SER का, दैट इज इट ब्रिंग्स अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन इन द लीवर। लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन लेके आता है। व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन? डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि ड्रग्स हो गए, पॉल्यूटेंट्स हो गए, जब एयर पोल्यूशन होता है, हम इनहेल कर लेते हैं, वो एयर पॉल्यूटेंट्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं। लीवर में जब वो एयर पॉल्यूटेंट्स का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी वो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको हार्मलेस बना दिया जाता है, नुकसानदायक से नॉर्मल, उनका जो मतलब हार्मफुल होते हैं हार्मलेस बना दिया, ठीक है, उनको ठीक कर दिया मार पीट के। तो ये होता है क्या? SCR इसमें हेल्प करता है। तो SCR हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी इन द लीवर। लीवर में चलता है ये चीज़ें, तो लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, जिसमें कि हार्मफुल मटेरियल जैसे कि ये उनको हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि वो आराम से सेल से एक्सक्रीट आउट कर दिया जा सके। ठीक है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल था हमारा SCR का। तो मोटा मोटा हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए क्योंकि उसके सरफेस में प्रेजेंट है राइबोसोम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, मतलब जो उसकी साइट है वहाँ पे प्रोटीन बनता है। अब जब प्रोटीन बनता है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फायदा उठाता है कि मेरे पास प्रोटीन बन रहा है तो मैं ही ट्रांसपोर्ट करूंगा, मैं ही इसकी सप्लाई करूंगा। तो ये सप्लाई करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। खुद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स नहीं है, तो इसका कुछ लेना देना नहीं है प्रोटीन से। यह क्या करता है बेचारा चुपचाप? ये क्या करता है? ये करता है कि ये फैट मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है, फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। वो फैट्स और लिपिड मॉलिक्यूल जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं मेम्ब्रेन को बनने के लिए, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जो मेम्ब्रेन होती है उसको बनने के लिए हेल्प करता है। और एंजाइम और हार्मोन्स में जो भी लिपिड मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी वो भी ये पूरी कर देता है। फैट और लिपिड की जिम्मेदारी इसकी है, प्रोटीन की जिम्मेदारी इसकी है। और डिटॉक्सिफिकेशन में भी हमारा SCR हेल्प करता है, जो कि लीवर में होता है। क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम हमने पढ़ लिया। बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट ऑर्गेनेल की, जिसका नाम है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस, ठीक है। और बच्चों एक चीज मिस हो गई है कि जो हमारा, नहीं मिस नहीं हुई, सॉरी आगे आएगी तो अब हम बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की, जिसको हम बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ दिस सेल। सेल का ट्रैफिक पुलिस या पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं गोल्जी अपरेटस को? ट्रैफिक पुलिस क्यों बोलते हैं? इसके पास कोई सीटी वगैरह है? क्या करता है ये ऐसा कि ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं इसको? चलिए जानते हैं। अब बच्चों सबसे पहली बात कि गोल्जी अपरेटस को जो नाम था ना, वो उसको मिला है उसके डिस्कवरर से नाम से, मतलब जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी, ठीक है। इनके नाम, इन्होंने डिस्कवर किया गोल्जी अपरेटस को और अपने ही नाम पे रख दिया। गोल्जी को गोल्जी बोलते हैं बिकॉज वो कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया है, सिंपल। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड रफली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्ने।
हिंदी में बताती हूँ। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये पॉइंट बस इतना बोल रहा है कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो ऐसा दिखता है कि कुछ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं, कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। पैरेलल, ऐसे पैरेलल मतलब ऐसे ऐसे अरेंज्ड होते हैं, और स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जैसे होता है। स्टैक्स मतलब होता है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, दैट इज कॉल्ड स्टैक। और ऐसे स्टर्ने को बोलते हैं सिस्टर्ने, मतलब जो आपको ये दिख रहा है दिस इज कॉल्ड सिस्टर्न्स, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपली ये पॉइंट ये डिफाइन कर रहा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड कुछ वेसिकल्स होती हैं, जो कि ये वेसिकल्स होगी ना मेम्ब्रेन बाउंड, इसकी मेम्ब्रेन बाउंड है जो कि एक दूसरे से पैरेलल अरेंज्ड हैं, और स्टैक लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर स्टैक में अरेंज्ड है, जिसको बोलते हैं सिस्टर्न्स। सिस्टर्ने इज वन सिंगुलर, और बहुत सारी होती है तो सिस्टर्न्स। ठीक है, चलो नाउ इनके फंक्शन की बात करते हैं, इनकी की बात करते हैं। इससे पहले आपको दिखा देती हूँ, फिर बताते हैं। देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो सब लोग, क्या हो रहा है यहाँ। कुछ दिखा, कार्टून नहीं देखना है, समझना है क्या हो रहा है यहाँ। चलिए मैं बताती हूँ। देखो ये जो है, ये जो मॉलिक्यूल्स गोल गोल घूम के आ रहे हैं, ये प्रोटीन्स हैं जो कहाँ बने हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ 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 मतलब जहाँ पे राइबोसोम थे वहां पे ये प्रोटीन्स बने। अब ये प्रोटीन्स आते हैं हमारे गोल्जी बॉडी के पास। ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है ये पूरा गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी बॉडी है। ठीक ये आए, इनकी पैकेजिंग हो रही है, इनको डब्बे में पैक किया जा रहा है और इस झोले में भर लिया गया है। अब इस झोले को क्या करेंगे, एक होता है ना कि ये आया, इसको पैक किया और झोले में भर के इसको बांट दिया जाएगा जहां इसकी जरूरत होगी। यही काम है हमारे गॉल्जी जी का, यही काम है हमारे गॉल्जी जी का। क्या कर रहे हैं गॉल्जी जी, लेट्स रीड। देखो फंक्शन क्या होता है, पैकेज, पैकिंग की ना इन्होंने अभी, तो व्हाट दे आर डूइंग इज पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। तो जो इनके पास प्रोटीन्स आए हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उनको पैकिंग करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना जहां उनकी जरूरत है, ये काम करता है हमारा गोल्जी अपरेटस। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, गाड़ी को इधर नहीं, इधर जाने दो, उधर जाने दो करती है ना, कि इधर से रास्ता है, पूरा मैनेज करके रखती है कि कौन सी गाड़ी किधर जाएगी और कब जाएगी। तो गोल्जी अपरेटस इज द ट्रैफिक पुलिस, जो कि जो ट्रैफिक है, जो कि पूरा आया है, ट्रैफिक ऑफ दी प्रोटीन्स आया है, उसको डायरेक्शन देती है कि इसको इधर जाना है, इसको इधर जाना है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस। नाउ द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस आर, फंक्शंस क्या क्या हो गए, वही स्टोरेज, तब तक सामान रखती है अपने पास, तब तक अपने पास स्टॉक रखती है जब तक उसको जरूरत समझ में ना आए। कि होता है ना कि सामान खत्म हो जाएगा बाद में, मान लो कोई बोल रहा है भैया एक प्रोटीन देना, खत्म हो गया, ऐसा नहीं। स्टोरेज रहता है इसके पास, और जिसको जब जरूरत होती है वहां पे भेज दिया जाता है। स्टोरेज, मॉडिफिकेशन मतलब पैकिंग जो कर रहा है उससे पहले कुछ मॉडिफाई करना, कुछ कमी बेसी लगी पूरी करना, और पैकिंग करके उसको भेज देना वेसिकल्स के फॉर्म में भेज देना। ठीक, और ये लाइसोसोम बनने में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम इज अनदर सेल ऑर्गेनेल, लिसन टू मी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइसोसोम को भी बना रहा है, क्योंकि लाइसोसोम इज आल्सो अ वेसिकल। ये वेसिकल बना रहा है ना, वेसिकल्स बना रहा है ना, पैकिंग करने के बाद, पैकिंग जो वहाँ पे प्रोटीन्स आ रहे हैं उनको मॉडिफाई करना, उनकी स्टोरेज करना, उनको पैक करना, वेसिकल्स की फॉर्म में पैक करना, गोल गोल वेसिकल्स की फॉर्म में पैक करना। इसी तरह एक और वेसिकल बनती है जिसका नाम लाइसोसोम है, और लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है। लाइसोसोम इज अ सेल ऑर्गेनेल, जैसे कि ये एक सेल ऑर्गेनेल है ना, ये दूसरा सेल ऑर्गेनेल है, तो मतलब किसी एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरा सेल ऑर्गेनेल बन रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन है वो गोल्जी अपरेटस करता है। नाउ व्हाट इज दिस, लाइसोसोम। व्हाट इज दिस, लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम होता है ना बच्चों, दिस इज द सोसाइडल बैग। तो इसका भी एक नाम रख दिया गया है, इसका नाम है सोसाइडल बैग। सोसाइड करता है क्या, साइड करता है क्या, इसका नाम है सोसाइडल बैग। व्हाई सोसाइडल बैग, व्हाई इट इज नोन एज सोसाइडल बैग, लेट्स लर्न इट। देखो लाइसोसोम जो होता है वो एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम यानी कि जो भी वेस्ट इकट्ठा होगा सेल के अंदर उसको बाहर फेंकना,
डिस्पोज करना, इसका ये काम है हमारा लाइसोसोम का। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, जिसमें ये क्या करता है कि अगर कोई बैक्टीरिया या कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, उसको ये क्या करता है, खा जाता है। मतलब एक तरह से क्या होता है, इसको डाइजेस्ट कर जाता है। डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, इसको ईट, खा के खत्म कर देता है उसको। इट हेल्प्स इन कीपिंग द सेल क्लीन। सेल क्लीन मतलब सेल के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, कुछ भी बैक्टीरिया आ रहा है, तो वो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, उसको खा लेता है और खत्म कर देता है। या कुछ सेल ऑर्गेनेल में ही कुछ चीज डैमेज हो गई है, मतलब सेल के अंदर ही कोई सेल ऑर्गेनेल खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, मर गया है, उसको भी खत्म करने का काम ये करता है। ठीक, तो मतलब खत्म कैसे करता है, इसके अंदर कोई चाकू है, कोई वेपन है इसके पास, कैसे खत्म कर पा रहा है, कुछ वेपन है, कुछ तलवार रखता है अपने पास की, है ना, नहीं, इसके पास है कुछ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कैपेबल होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब किसी भी तरह को डाइजेस्ट कर, ब्रेकिंग, उसको तोड़ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर, उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं, पेट में जाता है, पेट में भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो उस खाने को तोड़ के छोटा छोटा सिंपलर बनाते हैं और उसको एब्जॉर्ब होने में हेल्प करते हैं, जिससे हमको मिलती है एनर्जी, राइट। तो इसी तरह कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे लाइसोसोम के पास होते हैं, जो हेल्प करते हैं ये वाला काम करने में, ये वाला काम करने में हेल्प करते हैं, क्या, डाइजेस्ट करने में और खत्म करने में। चाहे कोई पैथोजन एंटर कर रहा हो, कोई बैक्टीरिया एंटर कर रहा हो, या कोई ऑर्गेनेल को खत्म करना हो जो कि मर गया है, डैमेज हो गया है, तो ये करता है। दूसरा, एक टिपिकल फीचर, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइसोसोम के पास, जिसकी वजह से उसको नाम पड़ा है सुसाइड बैग। क्या प्रॉपर्टी है कि जब भी सेल डैमेज होता है, जब भी सेल डैमेज होता है, मतलब जिस सेल के अंदर लाइसोसोम है, मान लो वो सेल मर रहा है, सेल तो मरता है ना, अमर तो है नहीं, कभी ना कभी सेल मरता है, खराब होता है, डैमेज होता है, इंजरी होती है उसको। जब ऐसा होता है कि सेल गेट्स डैमेज, तो लाइसोसोम इज मोस्ट लाइकली, लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, ये क्या करता है, फूट जाता है। लाइसोसोम क्या होता है, फूट जाता है, और इसकी वजह से सारे एंजाइम बिखर जाते हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। अब जब ये लाइसोसोम फटता है, फूटता है, तो इसके अंदर के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज आउट हो जाते हैं, सारे बाहर निकल आते हैं और पूरे सेल को मार डालते, पूरे सेल को खत्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सुसाइड बैग। सुसाइड किया ना इसने, खुद को मार दिया। सुसाइड क्या होता है, खुद को मारना, तो इसने खुद को फोड़ दिया, खुद को बस्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो पूरे फैल गए। इसने क्या किया, सारे सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे खत्म कर दिया, उसको डाइजेस्ट करके फिनिश कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइसोसोम्स। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते हैं, देख लो पहले कि होता कैसे है, एक डिपिक्शन देखो, फिर से देखते हैं, खत्म हो गया ये आया लाइसोसोम, ये हमारा बैक्टीरिया या कुछ भी ऑर्गेनेल जो खराब हो चुका है, और देखो ये इसके अंदर आया और धीरे धीरे इसको डाइजेस्ट कर दिया, देखो टूट रहा है ना, ये डाइजेस्ट हो गया। तो दिस इज व्हाट हमारा लाइसोसोम करता है। देख लो अच्छे से फिर से, ये देखो, देख लिया, आगे बढ़ते हैं, फिर बहुत ज्यादा देख लिया आप लोगों ने तो। चलो अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस। देख रहे हो, सबके निकनेम होते हैं, इसका भी एक निकनेम है, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस क्यों कहते हैं, लेट्स सी। पावर हाउस इसको इसलिए बोलते हैं, पहले जान लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। बच्चों ये होता है डबल मेम्ब्रेन, ये होता है एक मेम्ब्रेन, ये आउटर, आउटर मेम्ब्रेन लिख देती हूँ, आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला, ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। तो बच्चों इसके पास भी दो मेम्ब्रेन होती हैं, जिसका नाम है जिसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, इनर एंड आउटर। आउटर जो होती है दैट इज, जो आउटर वाली जो हमारी मेम्ब्रेन होती है दैट इज नॉर्मल, ठीक है, फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ, और ये स्टिफ होती है, रिजिड होती है, सॉरी नॉट फ्लेक्सिबल, इट्स काइंड ऑफ रिजिड, ठीक है, नॉर्मल सी होती है। लेकिन जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है ना, ये फोल्डेड होती है। देख रहे हो कितने फोल्ड्स हैं इसमें, कितने फोल्ड्स हैं। ये फोल्ड्स हेल्प करती है सरफेस एरिया इंक्रीज करने में, सरफेस एरिया बढ़ता है इन फोल्ड की वजह से। तो आउटर मेम्ब्रेन हमारी होगी और ये हमारी इनर मेम्ब्रेन होगी, दो मेम्ब्रेन मतलब डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। इनर में फोल्ड्स हैं और इन फोल्ड्स को बोलते हैं क्रिस्टे।
इन फोल्ड्स को बोलते हैं क्रिस्टे। डोंट वरी, ये आगे जब बड़ी क्लास में जाओगे ना तब डिटेल में आएगा, ठीक है। तो अभी जितना लिखा है ना यही आपके काम का है, आपके एग्जाम के काम का है, आपके काम का है। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड होती है। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, फोल्डेड होता है ये। आउटर मेम्ब्रेन इज लाइक जस्ट नॉर्मल मेम्ब्रेन जो कि सब में होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा ना हमने, वैसे ही आउटर मेम्ब्रेन सेम, उसका सेम सब कुछ सेम है, ठीक है। नाउ डबल मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया। नाउ क्या होता है, इसको पावर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एनर्जी होती है, अब देखो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, सारे डिफरेंट काम कर रहे हैं, सबके एक अपना रोल है। उस रोल को करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब मैम पढ़ा रही है, मैम को एनर्जी चाहिए, मैम खाना खा के आएंगी, खाने से एनर्जी मिली, मतलब एनर्जी सबको चाहिए होता है कोई भी काम करने के लिए। इसी तरह जो पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल की जितनी भी एनर्जी का सोर्स है, सेल की सारी एनर्जी का सोर्स है माइटोकॉन्ड्रिया। सारी एनर्जी यहाँ से आती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में सारी एनर्जी यहाँ बनती है, यहाँ बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और एटीपी के फॉर्म में बनती है। तो एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, फुल फॉर्म इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये इस मॉलिक्यूल, इस फॉर्म में एनर्जी रिलीज की जाती है, और ये एनर्जी काम आती है हर सेल ऑर्गेनेल जो मतलब फंक्शन कर रहे हैं उनको एनर्जी देने के लिए, उनको ताकत देने के लिए काम आते हैं। तो ताकत, तभी इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि सारी एनर्जी का सोर्स यहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास है सारी एनर्जी। ये एनर्जी बांटता है एटीपी के फॉर्म में। तो जैसे हमारे इंडिया में जो हमारे पैसे होते हैं उसकी करेंसी रुपीज होती है, रुपी नोट। तो इसी तरह एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। रुपीज क्या है, करेंसी है। रुपीज को हम देते हैं, उससे हमें कुछ सामान मिलता है, इट्स अ करेंसी ना। इसी तरह एटीपी इज द करेंसी ऑफ सेल। ये भी आ सकता है एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स, विच इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फटाक से फिल कर देना कि वी नो इट इज एटीपी। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि एटीपी दो एनर्जी लो। ऐसे तो होता है, पैसे देते हैं और हमें सामान मिल जाता है जो हमको चाहिए होता है। इसी तरह एटीपी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अ करेंसी। एटीपी जिसके पास जाता है उसको एनर्जी मिल जाती है। तो एटीपी एनर्जी, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, इनके पास खुद का डीएनए होता है भाई, खुद का डीएनए होता है, देख रहे हो। वहां भी पूरे सेल का डीएनए, पूरे सेल का डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। इन भाई साहब का डीएनए खुद का है जो इन्हीं के पास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, खुद के राइबोसोम्स, मतलब ये किसी से डिपेंडेंट ही नहीं है। ये बड़े मतलब सेल्फ डिपेंडेंट इंसान है। एक तो सबको एनर्जी भी बांट रहे हैं, इंसान नहीं है सॉरी ऑर्गेनेल है। तो सबको एनर्जी भी दे रहे हैं, तो इनको पता है कि मैं तो सबको ताकत दे रहा हूँ, मैं तो बहुत सुप्रीम हूँ, ताकत दूर दे रहा हूँ इनको, और इसके बदले में अगर मैं इनसे प्रोटीन मांगूंगा, इनसे न्यूक्लियस का सब कुछ मांगूंगा तो फिर तो मैं कमजोर दिखूंगा इनको। तो इसने क्या किया कि सब कुछ खुद का बना के रहने लगा। इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम्स होता है, इसीलिए सब कुछ खुद से कर सकता है। ये खुद की प्रोटीन सिंथेसिस करता है, खुद प्रोटीन बना लेता है। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि लोग इस पे डिपेंडेंट है फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये सब इस पे डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए, ये डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, क्योंकि वो खुद की प्रोटीन सिंथेसिस भी कर लेता है। देखा कितना सेल्फ डिपेंडेंट है ये। हमें ऐसे ही बनना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट। हमें सेल्फ डिपेंडेंट तो बनना चाहिए, खुद पे भरोसा रखना चाहिए, खुद चीजें हमें करनी आनी चाहिए, दूसरों पे कब तक डिपेंड रहेंगे, है ना। तो बी लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। चलो, नाउ टॉकिंग अबाउट प्लास्टिड्स। व्हाट इज प्लास्टिड? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्लास्टिड है ना, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है। प्लीज रिमेंबर, हम आ गए हैं प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। प्लांट का जो सेल होता है, प्लांट में जो सेल प्रेजेंट होता है, उस सेल की बात कर रही हूँ। तो जो प्लांट सेल होता है उसमें होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड नाम का एक सेल ऑर्गेनेल होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। रिमेंबर, कुछ सिमिलैरिटी है इसके बीच में और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में। माइटोकॉन्ड्रिया और इसके बीच में कुछ सिमिलैरिटी है। ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके पास खुद का डीएनए और प्रोटीन होता है, मतलब खुद का राइबोसोम और खुद का डीएनए होता है। तो ये भी सेल्फ डिपेंडेंट है। तो बी लाइक प्लास्टिड ऑल्सो, बी लाइक माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो, राइट, सेल्फ डिपेंडेंट। तो इसके पास भी खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है, खुद का प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। ठीक, चलो अब
प्लास्टिड का बच्चों टाइप्स होते हैं, प्लास्टिड के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि इसका नेम समझ सजेस्ट कर रहा है क्लोरो, 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 तो क्लोरो से कुछ क्लोरोफिल याद आ रहा है? क्लोरोफिल। ऐसा प्लास्टिड जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करता है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड कंटेनिंग पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है तो ये कहाँ पार्टिसिपेट करेगा? फोटोसिंथेसिस में। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये हमारा फोटोसिंथेसिस करता है। क्लोरोप्लास्ट इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो प्लास्टिड होता है प्लांट सेल का वहाँ पे हो रही होती है, वहाँ की वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाती है, वहाँ होते हैं क्लोरोप्लास्ट। पढ़ा है ना कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है ना? तो ये रहा वो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड, और प्लास्टिड कहाँ होता है? प्लांट सेल में। तो ये था हमारा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब कलर्ड प्लास्टिड, जो प्लास्टिड कलर्ड होते हैं जिनमें कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं, मतलब जो हमारे प्लांट में फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो अलग अलग कलर्स के होते हैं। वो जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो प्लास्टिड का वो टाइप जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट या फ्लावर को या किसी और पार्ट ऑफ द प्लांट को डिफरेंट कलर देने में, अपार्ट फ्रॉम ग्रीन, ग्रीन के अलावा कलर देने में, दैट इज क्रोमोप्लास्ट, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। तो इट इज प्रेजेंट इन कलर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट जैसे कि फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो जो भी कलर्ड पार्ट होता है हमारे प्लांट का जो कि ग्रीन नहीं होता है वो हमारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, वहाँ पे क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है? और क्रोमोप्लास्ट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड जो कि होती है प्लांट्स में, सिर्फ प्लांट्स में होता है, रिमेंबर प्लीज, प्लांट्स में होता है। थर्ड टाइप के बारे में बात करूँ तो थर्ड टाइप का नाम है लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट ये भी प्लास्टिड का टाइप है और ये कलरलेस होता है या वाइट होता है, का कोई कलर नहीं होता, ये वाइट कलर का होता है ये। और इसके बहुत शेप्स हो सकते हैं, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज का होता है। इसका जो मेन काम होता है वो है स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये कलर नहीं दे रहा, ना इसके पास ग्रीन कलर है ना इसके पास कलर्स, बहुत सारे कलर्स हैं। ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, डिफरेंट रोल, प्लीज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। और न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल जैसे कि अगर वो स्टोर कर रहा है हमारे कार्बोहाइड्रेट को या शुगर को, जैसे कि पोटैटो, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो पोटैटो का प्लांट होता है वो, ये जो प्लास्टिड्स हैं उसका नाम होता है अमाइलोप्लास्ट। तो वो लीकोप्लास्ट यानी कि वो प्लास्टिड जो कि स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, उनका नाम है अमाइलोप्लास्ट, जैसे कि हमारे पोटैटो। जो स्टोर करते हैं ऑयल को या फैट्स को उसका नाम है इलायोप्लास्ट, और जो स्टोर करते हैं प्रोटीन को उनका नाम है एल्यूरोप्लास्ट। तो बच्चों आपको ये नाम याद करने की ऐसा जरूरत, ठीक है, बिकॉज ये आपके आगे क्लास में अच्छे से आएगा। ये नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं क्योंकि आपके बुक में, आपके एनसीईआरटी में ये एग्जांपल्स मेंशन है, लाइक शुगर्स, ऑयल्स, फैट्स स्टोर प्रोटीन्स, मतलब यहाँ लिखा है ना कि इट स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल दे रखे हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, ऑयल, फैट्स एंड शुगर्स। बट इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि ये क्या स्टोर कर रहा है, क्या स्टोर कर रहा है। फैट स्टोर कर रहा है तो इलायोप्लास्ट बोलते हैं, अगर स्टोर कर रहा है शुगर तो अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं, और अगर स्टोर कर रहा है प्रोटीन तो एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। तो इससे एक्स्ट्रा नंबर तो मैंने मेंशन कर दिया है, पढ़ लेना। ठीक है? चलो, तो ये प्लास्टिड्स की कुछ टाइप थी, 3 टाइप्स पढ़ा, क्लोरो, क्रोमो एंड लिको। क्लोरो फॉर क्लोरोफिल, क्रोमो फॉर डिफरेंट कलर्स एंड लिको फॉर स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है? तो अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। व्हाट इज वैक्यूल? वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल क्या होता है ना? वैक्यूल का भी एक निक नेम है जिसका नाम होता है स्टोरेज सैक्स, स्टोर करने वाले, स्टोरेज सैक्स, स्टोरेज सैक्स। अब इनको स्टोरेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टोर करते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, शुगर, हाँ ये हो गया, एसिड एंड सम प्रोटीन्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी स्टोरेज करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्टोरेज स्टैक्स। जैसे कि हमारे अमाइनो एसिड्स हो गया, शुगर्स हो गया, एसिड हो गया, प्रोटीन्स हो गया, तो इनको स्टोर करके रखता है। होता है ना कि हमारे घर में हर चीज़ का स्टॉक होता है, ऐसा नहीं है कि मम्मा रोज अगर मान लो खीर बना रही हैं, खीर बनाने के लिए उतना ही चम्मच शुगर रोज लेकर आएंगी बाहर से।
या उतना ही दूध रोज बाहर लेके आएंगी, ऐसा नहीं होता ना। एक स्टॉक होता है ना कि चीनी का डिब्बा रखा होता है भर के, जब खत्म होता है तब मंगाते हैं। हर चीज़ का स्टॉक होता है हमारे पास। इसी तरह ये हमारा क्या है, एक तरह का स्टॉक मेंटेनिंग स्टोरेज यूनिट है हमारे सेल का, जहाँ पे हर चीज़ स्टोर होती है। ठीक है, तो जो भी चीज़ चाहिए होती है इससे मांग लेते हैं, जब खत्म होने वाला होता है तो इससे मांग लेते हैं। तो ये स्टोर करता है सामान को। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं या होते ही नहीं है, आइदर वेरी स्मॉल और एब्सेंट, आइदर स्मॉल और एब्सेंट। जो हमारे एनिमल सेल होते हैं उसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल में होते हैं ना वो बहुत बड़े साइज के होते हैं। ये हमारा प्लांट सेल मैंने इसलिए बना रखा है, दिस इज प्लांट सेल, दिस इज प्लांट सेल। तो ये हमारा प्लांट सेल है। इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत बड़े साइज के होते हैं, जैसे ये रहा, ये वैक्यूल है बच्चों, दिस वैक्यूल, दिस इज वैक्यूल। और इसको बोलते हैं सेंटर वर्क, मतलब इस तरह के बहुत सारे वैक्यूल्स होंगे, गोल गोल छोटे मोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा वैक्यूल होता है ना प्लांट सेल में, उसका नाम होता है सेंट्रल वैक्यूल, उसका नाम होता है सेंट्रल वैक्यूल्स। ठीक है, और ये अराउंड 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम सेल का घेरता है। ठीक है, 50 to 90%, समझ में आया? यानी कि जो वैक्यूल है एनिमल सेल्स के केस में तो बहुत छोटा होता है या होता ही नहीं है। प्लांट सेल में ये बहुत बड़े साइज का होता है। तो सबसे बड़ा प्लांट वैक्यूल होता है, उसका नाम होता है सेंट्रल वैक्यूल, जो कि अराउंड 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम सेल की घेरता है। देखो इधर देख लो, इतना बड़ा सेल है और इस सेल की जो मैक्सिमम स्पेस इस वैक्यूल ने घेर रखी हुई है। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर दैट इट इज 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल को ये ऑक्यूपाई कर लेता है। ओके, नाउ जो प्लांट सेल्स की वैक्यूल्स होते हैं ना, दे आर फिल्ड विद सैप। वो एक लिक्विड से फिल होते हैं जिसको बोलते हैं सैप। तो प्लांट की केस में प्लांट सेल्स जो होते हैं उनमें जो वैक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं सैप। और ये क्या करता है, सेल को एक तरह से रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब बच्चों अमीबा के केस में, अमीबा इज अ सिंगल सेल, याद है ना, अमीबा सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर। जो अमीबा होता है इसके अंदर जो फूड वैक्यूल है ना, तो मतलब अमीबा के अंदर जो वैक्यूल होता है, अमीबा के अंदर जो वैक्यूल होता है दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल, क्योंकि उस वैक्यूल के अंदर पता है क्या भरा होता है, खाना, जो कि जो हमारे अमीबा जी ने खाया है। यानी जो खाना खाया है अमीबा ने, वो सारा खाना स्टोर होता है फूड वैक्यूल में अमीबा के केस में। उनका जो वैक्यूल है वो खाने से भरा होता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट वैक्यूल्स, दिस इज व्हिच इज नोन एज स्टोरेज सैक्स। स्टोर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को सेल के। प्लांट सेल में इसको सैप बोलते हैं, जो उसके अंदर भरा होता है लिक्विड। एनिमल के केस में तो होता ही नहीं है, ये बहुत छोटे होते हैं। और प्लांट सेल में इसको सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं, जो सबसे बड़ा वैक्यूल होता है, क्योंकि 50 to 90% घेरता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट वैक्यूल। नाउ बच्चों, अब हमने अपने सारे ऑर्गेनेल्स की बात कर ली है, सारे ऑर्गेनेल्स फिनिश। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल में वो सब हमने फिनिश कर लिया है। लेकिन फिनिश करने से मैं पहले ही मैम ने आपको बताया था ना, वो आपको एक स्लाइड में वापस लेकर आएंगी। लेट्स गो, वो स्लाइड में ही चलते हैं अपन। ये रहा। अब आपको ये स्लाइड अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो सेल की दो क्लासिफिकेशंस होती है, प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक। हमने पढ़ लिया कि जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता उसको बोलते हैं प्रोकार्योटिक। जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स सेल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते, जिन ऑर्गेनेल्स, मतलब पहली बात तो इसमें ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं है, और अगर हुए तो वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल मतलब न्यूक्लियस नहीं होता ऑर्गेनाइज्ड वे में कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है फैला फैला सस्पेंडेड फॉर्म में होता है, घूम रहा होता है, ऐसे नाच रहा होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। तो ये था हमारा प्रोकार्योटिक सेल के बारे में, जो कि हमारा होता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक, बात करते हैं यूकार्योटिक सेल में। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना वो सब यूकार्योटिक सेल के बारे में था। हमने अब तक यूकार्योटिक सेल को डिस्कस किया है, उसके सारे सेल में उसके सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, सब कुछ होता है यूकार्योटिक के केस में। क्लियर हो गया? अब आपको आगे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं उस टेबल के बारे में, जो कि बस हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है,
तो अब जो हमने इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस किए, डिफरेंस देख लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, ठीक है। इससे थोड़ा समराइज हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेंगे 5 नंबर में कि स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो ये डिफरेंसेस हैं, कुछ कैरेक्टर्स पहले मेंशन कर दिए हैं कि हम बात करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, ये सब, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल होती है, यस। प्लांट सेल में होती है, नो। नो, ठीक है। प्लास्टिड्स एनिमल सेल में होते हैं, छोटे होते हैं या एब्सेंट होते हैं, तो मेजरली हम कहते हैं कि एब्सेंट है, ठीक है। प्लांट सेल में होते हैं। इसी तरह वैक्यूल्स हमारे एनिमल सेल में क्या होता है कि सॉरी मैंने कंफ्यूज हो गया यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ प्लास्टिड की, जो कि एनिमल सेल में बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स एनिमल सेल में नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में होते हैं, वो भी 3 टाइप के, क्लोरो, क्रोमो एंड लीको। अब मैं बात करूँ वैक्यूल्स की, तो एनिमल सेल में या तो बहुत छोटे होते हैं या होते ही नहीं है, तो मेजरली वो एब्सेंट कहते हैं। प्लांट सेल में होते हैं, दे आर प्रेजेंट। सेल डिवीजन, हम एनिमल के केस में फरो फॉर्मेशन होता है और प्लांट सेल के केस में प्लेट फॉर्मेशन होता है। ये 2 काइंड ऑफ सेल डिवीजन है जो कि बच्चों अभी आपके सिलेबस में नहीं, ये फॉरो फॉर्मेशन क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन क्या होता है, तो यू कैन मिस आउट दिस स्टेटमेंट। अगर आपको ना समझ में आए तो इस वाले पॉइंट को आप गायब कर सकते हैं, ठीक है। आपके 5 में से कुछ नंबर नहीं कटेंगे। अब बात करूं रिजर्व फूड की, तो एनिमल सेल के केस में जो फूड रिजर्व करके रखा जाता है सेल के अंदर, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। प्लांट सेल में स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद होती है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप इट फॉर दिस क्लास। दिस क्लास मतलब 9th क्लास, ठीक है। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप डिवाइड कर सकते हो, एनिमल सेल में हेटरोट्रॉफिक होता है, प्लांट सेल में ऑटोट्रॉफिक होता है, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही। तो ये कुछ डिफरेंसेस है हमारे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में। अब बच्चों एक लास्ट टॉपिक और पढ़ते हैं, और इस टॉपिक का नाम है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवाइड करता है। अब हम इतने बड़े हो गए हैं, छोटे से बच्चे से इतने बड़े हो गए हैं, क्या कैसे बड़े हुए, कैसे बड़ी हाइट, कैसे बड़ा वेट, कैसे बड़ा दिमाग, कुछ लोग का शायद बड़ा ही ना हो, है ना। तो कैसे ये सब ग्रोथ पॉसिबल हो पाई है, कैसे ग्रोथ पॉसिबल हो पाई है, तो ग्रोथ पॉसिबल हुई है बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। हमारे बॉडी में सेल डिवाइड करते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, और उनकी डिवीजन की वजह से ग्रोथ पॉसिबल हो पा रही है। जो सेल इंजर हो जाते हैं, मतलब डैमेज हो जाते हैं, उनको रिप्लेस करना, जो बूढ़े हो जाते हैं उनको रिप्लेस करना, न्यू सेल्स को फॉर्म करना, तो इन सब प्रोसेस कैसे होगा, सेल डिवीजन की वजह से। तो सेल डिवाइड ही करते हैं ताकि उनका नंबर इंक्रीज हो सके और ग्रोथ पॉसिबल हो, या जो सेल पुराने हैं, खराब हो गए हैं, उनको रिप्लेस किया जा सके। तो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। वो प्रोसेस जिसमें नए सेल्स बनते हैं उसको बोलते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। अब सेल डिवीजन 2 तरह के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। 2 तरह के सेल डिवीजन होते हैं। पहला सेल डिवीजन होता है फोकस ऑन हेयर ओनली, ठीक है, यही देखो। पहले हम बात करेंगे माइटोसिस के बारे में। तो पहला डिवीजन होता है माइटोसिस, और इस सेल डिवीजन में क्या होता है कि जो सेल है ना, ये जो हमारा सेल है, रेड पेन, यस, हमारा सेल है, ये डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाता है, मतलब एक सेल 2 में डिवाइड करता है, 1 और 2। तो इसमें क्या होता है, सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। और इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम का नंबर होता है ना, वो सेम रहता है। यानी अगर इसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n था, इसमें भी 2n होगा, इसमें भी 2n होगा। अगेन डिटेल में मत जाओ, पॉइंट्स देखो, क्लियर सिंपल, जितना दिख रहा है उतना ही समझना है, ज्यादा डिटेल में आपके नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। ध्यान से सुनो कि माइटोसिस का मतलब कि जब एक सेल 2 में डिवाइड करता है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। और ये जो सेल डिवीजन माइटोसिस है ना, इसमें ये कहाँ होता है, हमारे सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स मतलब हमारे जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स है ना, हमारे बॉडी के हर कोई सेल, नॉर्मल सेल, उन सब में ये माइटोसिस चल रहा होता है। जहाँ पे भी ग्रोथ चाहिए, जहाँ पे भी हमें रिपेयर करना है, कुछ इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, खून बहने लग गया है, वहाँ के सेल्स डैमेज हो गए हैं, को रिप्लेस करके नए सेल्स लेकर आने हैं, है ना। तो वहाँ पे माइटोसिस चलता है। तो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द टिश्यूज। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया हो, ईस्ट हो, यहाँ पर भी जो डिवीजन होती है, उनकी बॉडी जो ग्रो कर रहे होते हैं, वो माइटोसिस से करते हैं। हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक से मतलब बॉडी सेल्स,
जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं दैट आर नोन एज सोमैटिक सेल्स। ठीक है, तो ये था माइटोसिस के बारे में। कमिंग टू दिस थिंग दैट इज मियोसिस। मियोसिस होता है बच्चों जिसमें जो एक सेल है ना वो 4 में करता है, मतलब यहाँ पे डिवीजन 2 बार होती है। यहाँ पे सिंगल डिवीजन हुई है, एक ने 2 में डिवाइड किया, बट मियोसिस की केस में डिवीजन 2 बार होता है। एक सेल 2 बनाता है, फिर वो जो 2 सेल हैं वो फिर से डिवाइड करते हैं और फिर वापस बनाते हैं। तो मतलब जो टोटल आउटपुट होता है, जो लास्ट का आउटपुट निकलता है वो होता है 4। मतलब एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनी है, 4 बच्चे हुए हैं, 4 डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक दूसरे में सेम दिखते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज डॉटर सेल्स। चारों एक जैसे दिखने वाले, ठीक है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। तो इस डिवीजन में सेल डिवाइड करता है 4 डॉटर सेल्स में। यहाँ पे सिर्फ 2 बन रहे थे, यहाँ पे 4 बन रहे हैं। दूसरा, इसमें क्रोमोसोम नंबर बच्चों हाफ हो जाता है। अगर यहाँ स्टार्टिंग में 2n रहा होगा ना, सब में अब क्या क्या है, n n n। अब सब में जो नंबर्स है ना वो n n n हो गया है, ठीक है, 2n से n, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। अगर 2 थे तो अब सब में एक 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 हो चुका है। इसमें सेम था, 2 था तो सब दोनों जो नए बने उसमें भी 2 2 ही थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है। ये सब डिटेल में आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो अपने नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास मतलब 10th क्लास में, 11th क्लास में, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड इज कि बच्चों जैसे हमने ये पढ़ा कि जो माइटोसिस है ये हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स में हो रहा होता है, सोमैटिक सेल्स में हो रहा होता है, ईस्ट या बैक्टीरिया सेल की ग्रोथ में वहाँ भी माइटोसिस हो रहा होता है। लेकिन जो ये मियोसिस होता है ये सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में होता है। व्हाट इज जर्म सेल? बैक्टीरिया वाले जर्म नहीं, नॉट दैट जर्म सेल। जर्म सेल्स का मतलब होता है वो सेल्स जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना उसको उसमें जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं ना जिनको बोलते हैं गैमीट, जो हमारा ओवम होता है, जो हमारा स्पर्म होता है ना, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, वो जो सेल्स होते हैं वहां पे होता है हमारा मियोसिस, ठीक है। तो एग्जाम्पल कहाँ होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जब मेल और फीमेल गैमीट बनाना होगा उस टाइम पे जो जर्म सेल्स होंगे वहां पे होता है मियोसिस, जहाँ पे 1 से 4 बनते हैं। तो इतना ही याद रखिए, जितना पॉइंट है इसको समराइज करिए, इतना काफी है, क्योंकि सेल डिवीजन आपको जस्ट मात्र एक इंट्रो आपके बुक में डाल दिया गया है, वो भी लास्ट में। इस सेल डिवीजन पे पूरे पूरे चैप्टर्स होते हैं क्योंकि आराम से पढ़ाए जाएंगे, हर एक पॉइंट का 2 2 पन्ने 3 3 पन्ने होते हैं, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये पॉइंट्स हैं, बस इन्हीं को याद कर लो, समझा दिया है, हल्का सा समझ लो, ठीक है, इतना काफी होगा आपके इस स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, सिंपल एंड सॉर्टेड रखो। यहाँ पे 1 से 2 बन रहा है, यहाँ पे 1 से 4 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिवीजन हो रही है, यहाँ पे 2 डिवीजन हो रही है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है, यहाँ पे हाफ हो जाता है। और यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, ये सोमैटिक सेल्स में हो रहा है, यहाँ पे जर्म सेल्स में हो रहा है, गैमीट सेल्स में हो रहा है, ठीक है। बस ये है डिफरेंसेस हमारे सेल डिवीजन, मियोसिस एंड माइटोसिस के बीच में। तो ये था हमारा पूरा सेल डिवीजन के बारे में। और यहाँ से आपका वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ जो है हमारी सेल के बारे में, ये चैप्टर फिनिश होता है। और यहाँ ऐसे ही मैम नहीं जाने वाली टाटा बाय करके, आपको जो इतना पढ़ाया है उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि आपको कितना याद है। लेट्स सी कि आपको कितना याद है, लेट्स सी कि मैम की बात आपने कितनी सुनी है ना। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कि क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, याद है? क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, क्या पढ़ा था हमने क्रोमोसोम के बारे में? क्रोमोसोम किससे बनते हैं? डीएनए से, प्रोटीन से, डीएनए प्रोटीन दोनों, या आरएनए से? जल्दी कमेंट करो और बताओ कि ये हमने जो अभी पढ़ा है, जल्दी जल्दी, ये किससे बनता है क्रोमोसोम? यस, द करेक्ट आंसर इज सी, हमारा डीएनए एंड प्रोटीन से बनता है क्या, हमारा क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेल स्वेल करता है, जो हमारा सेल है वो कब फूल जाता है, कब मोटा हो जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक में, या ऑल ऑफ द अबव में? ये तो तुरंत आ जाना चाहिए, जल्दी कमेंट, तुरंत आ जाएगा ये तो।
ऑफ कोर्स हाइपोटोनिक, क्योंकि मोटा होना है, फूलना है, तो सेल स्वेल करता है हाइपोटोनिक कंडीशन में, जहां होती है एंडोऑस्मोसिस। क्या होती है? एंडोऑस्मोसिस। तो हमारा सेल स्वेल करता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, जहाँ पे हुआ है एंडोऑस्मोसिस, पानी अंदर आया है सेल के। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। कौन से एग्जांपल्स हैं यहाँ पे हमारे सेल ऑर्गेनेल के जिनमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती, डबल मेम्ब्रेन नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम या प्लास्टिड। जल्दी सोचो और जल्दी बताओ कि किसमें है हमारी सिंगल मेम्ब्रेन। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। वह कुछ समझ में आया? द करेक्ट आंसर इज वैक्यूल। जो हमारा वैक्यूल होता है उसमें होती है सिंगल मेम्ब्रेन, बाकी इन तीनों में होती है डबल मेम्ब्रेन। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज which cell organelle plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs in a cell। क्या पढ़ाया था अभी कि कौन सा ऑर्गेनेल है जो रिस्पॉन्सिबल है डिटॉक्सिफिकेशन के, डिटॉक्सिफाई करता है। क्या डिटॉक्सिफाई करता है? वैक्यूल डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है क्या? करता है क्या? नहीं, ये तो स्टोरेज करता है। लाइसोसोम्स, ये तो सुसाइडल बैग होता है, मारने काटने का काम करता है। गोल्जी बॉडी, ये तो ट्रैफिक पुलिस है ना, ये तो पैकिंग और भेजने का काम करता है। बचा क्या? SER, दैट इज साउथ, सॉरी दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में, जो कि होती है लिवर में। लीवर में होती है डिटॉक्सिफिकेशन। रिमेंबर, याद है बच्चों डिटॉक्सिफिकेशन? मतलब इतना तो याद होगा ही यार, है ना। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि खत्म। ओह ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस थे और इसी के साथ हमारा फिनिश होता है वन शॉट रिवीजन ऑफ हमारा 9th का बायो का पहला चैप्टर। तो ये तो बस स्टार्टिंग है, आपको बस अपना इसी तरह जोश मेंटेन रखना है और फटाफट इस तरह आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। और ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रिवीजन दैट इज की टू एक्स्ट्रा मार्क्स। रिवीजन अगर मैम ने यहाँ पे फिनिश करवा दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बुक्स बंद हो जाएंगी। आपका काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आपका काम स्टार्ट हुआ है यहाँ से। आपको जाना है और इसको वापस से फटाफट रिवाइज करना है अपनी एनसीईआरटी बुक से देखकर कि क्या क्या टॉपिक्स कवर हुए हैं। इससे आपको अगर आज 80% समझ में आया है, सपोज सपोज अगर आपको आज 80% समझ में आया है और आप अभी घर जाके या घर में ही हैं अगर, तो अपनी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे और कंपेयर करेंगे टॉपिक्स ही मैम ने क्या क्या पढ़ाया है, क्या छूट गया है। छूटा कुछ नहीं, ठीक है, क्या क्या हो गया है। तो जो आपका जो 80% है ना, पता है कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100%। तो आपका 80% कन्वर्ट हो जाएगा 100% में और आपकी रिवीजन सक्सेसफुली इस चैप्टर की हो जाएगी। तो करोगे ना प्रॉमिस? तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वन शॉट रिवीजन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू।